हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? क्या हाल है सर? क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है सर? क्या चल रहा है? कितने इररिलेवेंट सवाल पूछ रहे हो? पहले क्या हाल है तो बता दो सर। गुड इवनिंग बोल दो। कहां जाना है हमने? गुड इवनिंग बोल दो। कैसे हो ये बता दो। दिन का क्या खाया? बाबू ने ता खाया वो तो बता दो। सर यूट्यूब में आएगी क्या? अरे, कोई बात हुई? अच्छा चलो ये बताओ कौन कौन आ रखे है? अटेंडेंस लगवाओ पहले। मी 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 करो। हाँ बताओ। ठीक है। वेरी गुड। भारी अटेंडेंस, भारी अटेंडेंस। चलो सर, परफेक्ट 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 परफेक्ट। आज ब्रेक में परफेक्ट चलाएंगे। ठीक है, मियाओ। ओके गाइस, चलो सर, क्या करने वाले हैं आज अपन? व्हाट आर वी गोइंग टू डू? रोमन आएगी पर आज इतनी जल्दी नहीं आएगी, टाइम लगेगा। सैड परफेक्ट सैड सॉन्ग कहां से हो गया? अरे यार, मुस्कान आपका डाउट मैंने पढ़ लिया। डाउट्स मैं क्लास के एंड में या फिर ब्रेक के दौरान लूंगा। अब मेरी बात सुनो। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सर आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक नया चैप्टर, एक नया नवेला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। सर क्या क्या है ये चैप्टर? और आपने चैप्टर 1 तो पूरा पढ़ाया नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दिए? ऐसे ही खत्म करोगे क्या फास्ट ट्रैक? ऐसे ही 100 घंटे में खत्म करने का इरादा है क्या? अरे नहीं बाबा, जितने मीनिंग्स आपको आगे की चीजें समझने के लिए जरूरी थे वो मैंने समझा दिए। और जो चीजें आपको चैप्टर के साथ समझने की जरूरत है, जैसे हम प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ा दूंगा। डिबेंचर का चैप्टर पढ़ेंगे तो डिबेंचर पढ़ा दूंगा। डिपॉजिट पढ़ेंगे, डिपॉजिट पढ़ा दूंगा। चार्ज पढ़ेंगे, चार्ज का डेफिनेशन पढ़ा दूंगा। तो चैप्टर स्पेसिफिक डेफिनेशंस में आपको डेफिनेशंस में पढ़ा दूंगा। बाकी जो नए नए थे, जो आपको बेस बनाने के लिए जरूरी था, वो मैंने आपको एक बार पढ़ा दिया है। आरिफ कह रहे हैं सर प्लीज अपलोड दीज हैंड रिटन नोट्स ऑन गूगल ड्राइव। आरिफ, ये जो कल का और परसों का जो हैंड रिटन नोट्स था वो ऑलरेडी अपलोडेड है, और आज का जो नोट्स है वो मैं क्लास के बाद ही अपलोड कर पाऊंगा ना दोस्त। अभी से कैसे करूंगा? नोट्स बनेंगे तभी ना अपलोड होंगे। हाँ ठीक है। तो सर ठीक है, इतना तो समझ गए। बस मेरे को एक चीज का जवाब दे दो। बस एक ही चीज पूछने वाला हूं मैं आपको। दो होमवर्क दिया था मैंने। पहला होमवर्क का जो मैंने आपको बोला था क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन कर लेना, आधे से ज्यादा तो मैंने करा दिए थे, पर फिर भी जो मैंने कराया था उसको एक बार आराम से रीड करके कर लेना। किन लोगों ने क्वेश्चन बैंक खत्म कर दिया फटाफट बताओ मुझे। किन लोगों ने क्वेश्चन बैंक पढ़ के खत्म कर दिया बताओ मुझे फटाफट। बताओ फटाफट। गुड गुड, क्या बात है। गुड पीपल, I see some names which are common. Very good. Done, 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 sir. Very good. नहीं नहीं प्रशांत, क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। फिर दिया मतलब नहीं समझा। डन सर। अच्छा फोड़ दिया। एक डन को डना लिख रहा है, पता नहीं तुम फोड़ को फिर लिख रहे हो। सो के लिख रहे हो क्या? डेफिनेशन इन 4 क्वेश्चन कर लिया। ठीक है दोस्तों देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बैंक का होमवर्क था। नहीं करने का तो सवाल ही नहीं उठता। जिन लोगों ने नहीं किया, ये देखो, तुम्हारे अध्यापक की तुमसे हाथ जोड़ करके विनती है कि दोस्त कर लो वरना पछताओगे। कर लो वरना बड़ा पछताओगे। ठीक है, और ये पछताओगे नोरा फतेह अली खान नहीं, आपको कौन बोल फतेह, नोरा फतेह ही नहीं बोल रही आपको, ये आपको आईसीआई बोल रहा है। ठीक है, टाइम लगेगा सर, टाइम लगेगा, फ्लो आएगा, टाइम लगेगा। कितना ही टाइम दिया है आपने अभी तक? 5 घंटे। टाइम लगेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अब सर सुनो, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर जिसका नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। सर एक चीज दिखाऊं आपको,
ये देखो, ये आपका कंपनीज एक्ट का बेयर एक्ट है, जो मैंने आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट में जाकर के मिलता है, मैंने बताया था आपको। उसमें अगर आप देखोगे सेकंड पार्ट डेफिनेशन था, और डेफिनेशन में इतने सारे डेफिनेशन है, जिसमें से कुछ डेफिनेशन हमने कर लिए और बहुत सारे डेफिनेशन बचे भी हैं। ठीक है, अब आपके आगे के सिलेबस में क्या है सर? अब आपके आगे के सिलेबस में चैप्टर 1 तो देखो खत्म हो गया, प्रिलिमिनरी में 2 ही सेक्शन थे। अब दूसरा चैप्टर है चैप्टर 2, जो आपके आईसीआई के मॉड्यूल का भी चैप्टर 2 है। और ये सर आप और भी सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करो। नमन रुक तो जा भाई, हाँ रुक तो जाओ, सुनो तो मेरी बात तो सुनो। आप बोल रहे हो सर, क्या क्या? सर बेयर एक्ट मतलब क्या होता है? हाय 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 हाय, फाउंडेशन वाले बच्चों कहां से आए हो तुम? कहां से की थी अपनी फाउंडेशन? सर बेयर एक्ट मतलब वो एक्ट, बेयर एक्ट मतलब वो जहां पे ओरिजिनल जो टर्म्स होते हैं एक्ट का, जो ओरिजिनल वर्ड्स होता है वो पूरा लिखा होता है, उसको कहते हैं बेयर एक्ट, जो पढ़ने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी जाती है। ठीक है, अब सर मेरी बात सुनो। चैप्टर 2 हो गया इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। मेरी बात सुनो, अभी मैं तुम लोगों के मैसेजेस नहीं पढ़ रहा, तुम लोग मेरे को डाइवर्ट कर रहे हो। मेरी बात सुनो, मेरा फ्लो सुनोगे तुम अभी। मेरा फ्लो ये है सर, आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 किस बारे में है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। सर देखो, हम क्या पढ़ने वाले? हम पढ़ने वाले कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको कंपनी बनाना पड़ेगा। तो एक कंपनी कैसे बनेगा, क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, सारी चीजें जो है ना वो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। चैप्टर 2 जो बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। सर मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू मतलब क्या? मैटर्स इंसिडेंटल टू मतलब उससे रिलेटेड और जो भी बातें हैं ना वो सारी हम इस चैप्टर में करते हैं। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना, इनकॉर्पोरेट मतलब क्या सर? इनकॉर्पोरेट मतलब कंपनी बनाना, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाना, कंपनी का अस्तित्व बनाना, कंपनी का प्रेजेंस बनाना। तो इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या? आप एक कंपनी बना रहे हो और कंपनी बनाने के लिए क्या लगता है और उससे रिलेटेड मैटर जो है वो सारा इस चैप्टर में डिस्कस होता है। ये चैप्टर 2 है सर। एक बार जरा कोई मेरे को बता सकता है कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक जाता है ये? मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ कुछ तो भी लिखा है, 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 कुछ तो भी लिखना खत्म हो गया। तो सर अब आप जितना मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है उसके बेसिस पे आप मेरे को बता सकते हो कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक है ये? ये सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 22 तक है। आपका जो चैप्टर 1 था, जो प्रिलिमिनरी था, वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 था। और जो चैप्टर 2 है, जो इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहा है, वो सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 22 तक है। सर देखो, बनाने को ना मैं आपको पूरा कंपनीज एक्ट का ऐसा ढांचा बना करके उसके अंदर का सेक्शंस का ढांचा बना के दे सकता हूं, लेकिन हम ना रिवर्स तरीका अप्रोच करेंगे। जब पूरा अंदर का घुस घुस के पढ़ लेंगे ना तो बाहर का कंटेंट अपने को समेटने में, बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है सर, अब मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 22 तक। अब मेरी बात सुनो, बहुत सारी चीजें जो इस चैप्टर में है ना, बहुत सारी चीजें वो आप लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ लिया। तो जिन लोगों ने फाउंडेशन बहुत अच्छे से पढ़ा था वो लोग बोलेंगे सर थोड़ा स्लो जा रहे हो, थोड़ा स्लो जा रहे हो, जल्दी जल्दी जाओ। लेकिन मैं ये मानता ही नहीं हूं कि तुमने फाउंडेशन पढ़ा था, क्योंकि देखो तुम भी मानोगे आधे से ज्यादा बच्चे तो धक्के में पास हो गए। बोले चलो एग्जाम दे देते, क्या ही होगा। बोले अरे यार क्लियर हो गया, शिट। तो सर देखो, फाउंडेशन पढ़े, एक तो जो नवंबर 22 वाले बच्चे हैं उनको तो पढ़े, टाइम हो गया। और जो मई 23 वाले अभी आकर के बैठे हैं, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो कमी रही होगी, वो हम पूरा कर लेंगे। तो टेंशन मत लेना, मैं आपको पूरा प्रोविजन पढ़ाऊंगा। आप ये मानना ही मत कि आपने फाउंडेशन में पढ़ा था। अब मेरी बात सुनो सर, हम पढ़ने वाले इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू, सेक्शन 3 से शुरू होता है। और बोलो कहां खत्म होता है? बोलो कहां खत्म होता है सेक्शन? अरे बोलो कहां खत्म होता है? सेक्शन 22 पे खत्म होता है। अब सर उसके बाद देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है, ये बेसिकली एक सेकंड रुक जाओ। ये जो मैंने बनाया है ना, ये बड़ी मेहनत से बनी है, तो इसका ना मैं एक कॉपी बना लेता हूं, ताकि कॉपी में गोदूंगा ना तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया सर कॉपीड वर्जन, कॉपी फॉर एडिटिंग। इसमें मैंने क्या करना है, इसमें मैंने चेंजेस करने हैं, पर जो मैं गूगल ड्राइव में अपलोड करूंगा वो मैं ओरिजिनल वाली जो मेरी राइटिंग है वो अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी जाए। अब सर ये चैप्टर जो अगर है ना आप देखोगे तो ये 4 तरह की चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इनकॉर्पोरेशन के बारे में, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन के बारे में बहुत सारी चीजें कहते हैं। फिर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन करके कोई चीज है, उसके बारे में बात करता है। क्या? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
ठीक है। तीसरा, डॉक्यूमेंट्स 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 मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, वो सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें बात करता है। अदर्स मतलब क्या, अदर्स में क्या क्या आता है, क्या आप प्राइवेट कंपनी बना सकते हो, हाँ। क्या आप पब्लिक कंपनी बना सकते हो, हाँ। क्या आप पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या आप प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरह की सारी चीजें यहां पे बताई जाती है। बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोविजंस हैं सर। अब ये सेक्शन शुरू करने के पहले सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे को बताओ सर, एक कंपनी को जो बनाता है, जो एक कंपनी बनाता है, उस इंसान को क्या कहते हैं? उस इंसान को क्या कहते हैं जो कंपनी बनाता है, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है? उस इंसान को कहते हैं सर कंपनी का प्रमोटर। उस इंसान को यूजुअली उस इंसान को कहते हैं कंपनी का प्रमोटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पूछूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड किसने बनाया था, तो आप बोलोगे मुकेश अंबानी। नहीं भैया। धीरू भाई अंबानी। नहीं भैया। क्या बात कर रहे हो सर, कौन है प्रमोटर? सर सुनो सुनो, यूजुअली जो इंसान कंपनी को बनाता है उसको कहते हैं प्रमोटर, पर वो जो बंदा जिसने बनाया वो हमेशा प्रमोटर नहीं रहता कंपनी का। जिस इंसान ने कंपनी को बनाया वो हमेशा प्रमोटर नहीं रहता। मतलब क्या सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मान लो बनाया होगा धीरू भाई अंबानी ने, पर आज के डेट में प्रमोटर मुकेश भाई अंबानी भी हैं, मुक्कू भाई भी हमारे जो है ना वो प्रमोटर है। और तो और ये भी सुन लो, ईशा अंबानी, आकाश अंबानी, जो इनके बेटे अनंत अंबानी जो है, ये सारे के सारे प्रमोटर में आते हैं। तो सर एक कॉन्सेप्ट सबसे पहला कि प्रमोटर जो होता है वो बंदा होता है जो कंपनी को या तो बनाता है या कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। दूसरा, प्रमोटर जरूरी नहीं है कि एक बंदा हो, प्रमोटर ग्रुप होता है, मतलब प्रमोटर में बहुत सारे लोग होते हैं। तो सर ये होता है प्रमोटर। अब सर प्रमोटर का डेफिनेशन है क्या कहीं टेक्निकल? हाँ, प्रमोटर का डेफिनेशन हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 69 में लिखा हुआ है। दोस्तों एक बार मेरी बात सुन लो, अगर बोलते बोलते गलती से मेरे से सब सेक्शन निकल जाए तो एडवांस में 5 माफी रख लो मेरी, एडवांस में 5 माफी मांग रहा हूं, वो रख लो। ये जो है ना ये क्लॉज है, हम ये सेटल कर चुके हैं कि सेक्शन 2 में जो डब्बे ब्रैकेट में आता है वो सारे क्लॉज हैं, वो सब सेक्शन नहीं है। अगर मैंने एब्सेंट माइंडेडली कभी गलती से बोल दिया, वैसे तो गलती अलाउड नहीं है बॉस, पर अगर निकल गया तो भाई एडवांस में माफी रख लो मेरी, ठीक है। अब सर मेरी बात सुनो, 5 के बाद मैं नया 5 दे दूंगा, 5 के बाद मैं नया 5 दे दूंगा, तुम हिसाब रख लेना, जब बता देना खत्म हो जाए तो मैं फिर से रीलोड कर दूंगा बैलेंस, ठीक है। अब सर मेरी बात सुनो, प्रमोटर का डेफिनेशन कहां दिया हुआ है सर, बताओगे जरा? प्रमोटर का डेफिनेशन तो आपने पढ़ाया ही नहीं। अरे भैया, प्रमोटर का डेफिनेशन हमारे चैप्टर 1 में दिया हुआ था, जहां प्रमोटर का डेफिनेशन क्या है एक बारी मेरे साथ रीड करो। हाँ ठीक है। प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन नेम्ड as such in the prospectus or is identified by the company in annual return under section 92। सर यहां पे हमने 2 नए शब्द देखे कि सर ये क्या लिख रहा है, प्रमोटर मतलब वो बंदा होता है जो कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में या कंपनी अपने एनुअल रिटर्न में लिख करके देती है। सर वो तो समझ गए, लेकिन ये एनुअल रिटर्न क्या होता है और प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये प्रोस्पेक्टस क्या है, ये एनुअल रिटर्न क्या है? कौन बता सकता है सर प्रोस्पेक्टस क्या है? सर प्रोस्पेक्टस क्या है? सर एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं कंपनी बना रहा हूं, ठीक है, और मेरे को कंपनी को जाकर के मार्केट से पैसे उठाने, मतलब मान लो मेरे को पब्लिक से पैसा लेना है, तो मेरे को पब्लिक के पास अगर मैं जाऊंगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगर मेरे पास आती है और कहती है शुभम थोड़ा सा पैसा दे देना मेरे को, तो मैं बोलूंगा ये रिलायंस तू कौन है ये तो बता, तेरा कितना टर्नओवर है, कितना प्रॉफिट है, कौन सा बिजनेस करता है, क्या काम है, वो सारी चीजें मेरे को बताएगा, मैं समझूंगा, तब जाके मैं तेरे को पैसा दूंगा ना। ये मैं बोलूंगा रिलायंस को, तो रिलायंस बोलेगा अच्छा रुक जा, ये ले मेरा प्रोस्पेक्टस। मतलब क्या, वो एक डॉक्यूमेंट देगा जिसमें पूरा डिटेल होगा कंपनी के बारे में, जिसके बेसिस पे मैं डिसीजन बनाऊंगा कि मेरे को उस कंपनी को पैसे देने हैं कि नहीं। अरे जैसे बचपन में हमारा हुआ करता था ना, जब हम स्कूल, हमको डिसाइड करना होता था 10th के बाद कौन सा स्कूल जाना है, 11th में कहां जाना है अपने को, तो हम अलग अलग स्कूल के प्रोस्पेक्टस या ब्रोशर्स जिसको कहते हैं वो लेके आते थे, और हम देखते थे, वो बताते थे कितने रैंक आए हैं, कितना लोगों ने क्या क्या उखाड़ा है, वो चीजें बताते थे, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते थे, उसको कहते हैं सर प्रोस्पेक्टस। तो सर प्रोस्पेक्टस मतलब मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, अभी शादी अगर मेरी होनी है, अगर मेरी शादी होनी है तो मेरे को ना एक चीज बनाना पड़ेगा, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सर बायोडेटा, जिसमें क्या होता है तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन होती है ताकि कोई और तुमको एक्सेप्ट कर ले। वैसा ही सर प्रोस्पेक्टस कंपनी का बायोडेटा होता है, जिसमें तुम्हारी सारी चीजें बतानी होती है तुम लोगों को, ताकि हम डिसाइड करेंगे हमको कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। ये होता है सर प्रोस्पेक्टस, ठीक है। हाँ
साक्षी, स्वाति, चंचल, नेहा, 4 लड़कियों ने बोला बायोडेटा। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सर। प्रमोटर क्या हो गया? प्रमोटर, अभी मैं आपको प्रमोटर का मतलब समझा रहा हूं, तो मैंने आपको प्रोस्पेक्टस समझाया। सर एक बारी यहां पे रुक करके आके प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बस रीड मारने के वास्ते। अभी आपको प्रोस्पेक्टस नहीं समझेगा, हम लोग चैप्टर 3 जो इसके बाद वाला चैप्टर है, वो पूरा चैप्टर का नाम ही प्रोस्पेक्टस है, तो उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पर एक बार फॉर्मेलिटी के लिए बस, प्रोस्पेक्टस मतलब क्या होता है सर? प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज प्रोस्पेक्टस। अगर कंपनी एक पेपर दे रही है और बोल रही है ये प्रोस्पेक्टस है, तो वो प्रोस्पेक्टस है। एंड इट इंक्लूड्स अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस और एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और एनी अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब सर कोई भी ऐसा कागज जिसमें तुमने ये लिखा है कि मेरे कंपनी को थोड़ा सा पैसा दे दो, वो कागज जो है वो प्रोस्पेक्टस बन जाता है। कोई भी ऐसा कागज, चाहे वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हो, चाहे वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस हो। सर आपको ये सब नहीं पता क्या होता है, टेंशन मत लो, मैं बस रीड करने के वास्ते आपको बता रहा हूं। कोई भी ऐसा कागज जिसमें तुमने ये लिखा है भाई मेरे को पैसे दे दो, वो कागज प्रोस्पेक्टस कहलाएगा। ठीक है, जैसे ही प्रोस्पेक्टस कहलाएगा तो हम उस पर 400-500 नियम लगा देंगे, वो अलग चीज है। पर ये जो प्रोस्पेक्टस तुम इशू कर रहे हो ना, मान लो रिलायंस ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, अब उस प्रोस्पेक्टस में जिस बंदे का नाम लिखा रहता है ना कि ये हमारा प्रमोटर है, तो वो आपका प्रमोटर हो जाता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आज के डेट में अगर प्रोस्पेक्टस निकालेगी मार्केट से पैसा उठाने के लिए, और उस प्रोस्पेक्टस में वो लिखेंगे कि मुकेश अंबानी हमारा प्रमोटर है, तो मुकेश अंबानी प्रमोटर हो जाता है। या फिर सर आपको ना एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं। यहां पे देखो, यहां कुछ लिखा है एनुअल रिटर्न। जब एनुअल रिटर्न की बात आई ना, मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन बताने वाला हूं। आपको मैं 2 सेक्शंस पढ़ाने वाला हूं अभी। एक है सर सेक्शन 92, एक है सेक्शन 137। सर ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको थोड़ी देर में समझ आएगा क्यों। एक है सेक्शन 92, एक है सेक्शन 137। सेक्शन 92 बात करता है एनुअल रिटर्न के बारे में, और सेक्शन 137 बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। सेक्शन 137 बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है सर, अगर आपको अभी थोड़ा थोड़ा चीजें, थोड़े वर्ड्स कम समझ आ रहे हैं ना, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि आगे चल के हर वर्ड का एनाटॉमी करने वाले हैं हम। अभी सिर्फ एसेंस समझो, ब्रॉडर पिक्चर समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये बार बार रिपीट होंगे आगे चीजें। अब मेरी बात सुनो सर, मैंने कहा एक सेक्शन 92 है, एक सेक्शन 137 है। 92 किस बारे में बात करता है? एनुअल रिटर्न। ये क्या है सर एनुअल रिटर्न? देखो सबसे पहले एक चीज समझना, हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होकर कब खत्म होता है? यूजुअली हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल के 31 मार्च तक खत्म होता है। करेक्ट। अब लॉ जो है ना, हमारा कंपनीज एक्ट क्या कहता है, जिस दिन तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ ना, उसके 6 महीने के अंदर अंदर, कितने महीने के अंदर अंदर? 6 महीने के अंदर अंदर तुमको एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, जिस मीटिंग को हम कहेंगे एनुअल जनरल मीटिंग। तुमको एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, जिस मीटिंग को हम कहेंगे एनुअल जनरल मीटिंग। सर एनुअल मीटिंग क्यों? एनुअल क्यों है? क्योंकि ये मीटिंग साल में सिर्फ एक बार होती है। एनुअल क्यों है? क्योंकि ये मीटिंग साल में सिर्फ एक बार होती है। जनरल मीटिंग क्यों है सर? जनरल मीटिंग इसलिए है क्योंकि ये शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है ना, उन लोगों की मीटिंग है। जैसे कि अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 1 लाख शेयर होल्डर्स अगर है, तो उन सारे शेयर होल्डर्स को बुलाया जाएगा इस एनुअल जनरल मीटिंग में। सर पहले के जमाने में, कोविड के पहले के जमाने में ये जो मीटिंग है ना, ये फिजिकल हुआ करती थी। मतलब आप अगर रिलायंस का शेयर होल्ड करते हो, तो आप रिलायंस का मुंबई में जाकर के जहां भी मीटिंग हो रहा है अटेंड कर सकते थे। थोड़ा बहुत नाश्ता भी मिलता था मस्त, वो नाश्ते में ही तुम्हारा प्रॉफिट भर का पैसा निकल जाता था। पर एनुअल जनरल मीटिंग जो है ना, ये आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होती है ताकि पार्टिसिपेशन भी बढ़े। लेकिन कितने समय के अंदर सर? जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड ये मीटिंग है ना, उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर। यूजुअली बेसिक प्रोविजन ये है सर। अब उसके बाद ना, जब आप एनुअल जनरल मीटिंग करते हो ना, तो जब मीटिंग बुलाते हो, तो मान लो आपने इस जगह पे मीटिंग बुलाई, तो यहां पे ना आपको कुछ चीजें करनी पड़ती है। जैसे कि आपको अपने कंपनी का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखना पड़ता है कि भैया ये जो फाइनेंशियल ईयर गया ना हमारा, उसमें क्या रेवेन्यू था, क्या खर्चा था, कितना प्रॉफिट आया, वो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको रखना पड़ता है मीटिंग में। तो सर लॉ ने एक नियम बनाया कि जब तुम्हारी एजीएम हो जाए, तुम कभी भी कर सकते हो सर, तुम इस समय पे कर सकते हो, तुम इस समय पे कर सकते हो, इस समय पे कर सकते हो, जब भी करो 6 महीने के पहले पहले कर लेना, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब सुनो, जब तुम्हारी मीटिंग हो गई ना, अब लॉ ये कहता है जब तुम्हारी मीटिंग हो जाए उसके 1 महीने के अंदर
उसके 1 महीने के अंदर अंदर तुमको अपनी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमने बनाया ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमको एक जगह फाइल करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं रजिस्ट्रार। उस कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तुमको रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। सर रजिस्ट्रार कौन है वो हम समझेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझ लो 1 महीने के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कहीं फाइल करना होता है। सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं सुना सुना लग रहा है, कहीं पढ़ा था क्या हमने? कहीं तो हमने पढ़ा था ना सर, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड सच अदर बुक्स। के कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो 1 पर्सन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी विच इज द स्टार्टअप के केस में ऑप्शनल है, के केस में नहीं भी देंगे तो चलेगा। ऐसा कहीं हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था ना? हाँ ना मालिक, सब क्लॉज छोड़ दो, सेक्शन तो बता दो। सेक्शन 2 क्लॉज 40। ठीक है, सौम्या कह रही है सेक्शन 2 क्लॉज 40। तो सर ये आपने क्या करना था, पहला कंडीशन इन्होंने बोला कि 1 महीने के अंदर अंदर, कौन से दिन से 1 महीने सर? जिस दिन आपका एजीएम हुआ उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है। और जिस दिन एजीएम हुआ ना उस दिन से 2 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक एनुअल रिटर्न बनाना पड़ता है। सर एक एनुअल रिटर्न, जो एक बहुत, एनुअल रिटर्न मतलब क्या, साल का एक बार बनेगा, वो एक ऐसा रिटर्न है जिसमें आप बहुत सारे डिटेल्स देते हो, जैसे कि आपके शेयर होल्डर्स कौन है, आपके शेयर होल्डर्स कौन है, उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, उसके अलावा आप अपने डायरेक्टर्स को कितना पैसा देते हो, और ऐसे बहुत सारे अनगिनत इंफॉर्मेशन होते हैं सर, जिसका एनुअल रिटर्न बना के आपको अपने एनुअल जनरल मीटिंग के 2 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर वापस से रजिस्ट्रार को देना होता है। तो सर लॉ ये कहता है कि जब तेरा एनुअल जनरल मीटिंग हो जाए उसके 1 महीने के अंदर, 30 डेज के अंदर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना, और उसके 60 डेज के अंदर एक एनुअल रिटर्न बना के रजिस्ट्रार को दे देना। ये जो दोनों है ना सर, ये कहां लिखा है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में सेक्शन 137 में लिखा है, एनुअल रिटर्न के बारे में सेक्शन 92 में लिखा है। ठीक है, तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है। सेक्शन 92 कहता है एनुअल रिटर्न एजीएम के 60 दिन के अंदर अंदर तुमको कोई फाइलिंग करनी है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमको एजीएम के 30 डेज के अंदर फाइलिंग करनी है। सर एजीएम से 30 दिन क्यों देते हैं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? क्योंकि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलमोस्ट रेडी ही रहता है, वो आपको बस फाइल करना होता है। लेकिन एनुअल रिटर्न में ना आपको थोड़े मोड़े चेंजेस करने पड़ सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलमोस्ट रेडी रहता है, वो 30 दिन के अंदर तुम आराम से फाइल कर लोगे, लेकिन एनुअल रिटर्न आपको 60 दिन का टाइम देते हैं, क्योंकि थोड़ा मोड़ा चेंजेस करना पड़ सकता है। तो सर ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या हुआ? ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्यों है समझना। आपको पता है आपके लॉ में, आपका जो पेपर 2 है लॉ, इसमें सबसे बड़ा तकलीफ का पॉइंट, सबसे बड़ा तकलीफ क्या होता है स्टूडेंट्स का पता है? सबसे बड़ा तकलीफ होता है एक्सेप्शंस, या कह लो एग्जेम्पशंस। सर आप देखोगे घड़ी घड़ी हर बात पे ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पहले कोई नॉर्मल सा प्रोविजन लिखते हैं, प्रोविजन लिखा 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 लिखा, प्रोविजन लिखा, मस्त समझ आया, उसके बाद नीचे लाइन में आकर के सेक्शन 8 कंपनी वाले खड़े हो जाते हैं, या प्राइवेट कंपनी खड़े हो जाते हैं, या आपके स्मॉल कंपनी खड़े हो जाते हैं, और ये लोग कहते हैं भाई मेरे लिए कुछ अलग नहीं किया तूने। तो आप लोग फिर हर जगह एक्सेप्शन डालते रहते हो कि ये वाला प्रोविजन सेक्शन 8 कंपनी को नहीं लगेगा, ये वाला प्रोविजन निधि कंपनी को नहीं लगेगा, ये वाला प्रोविजन गवर्नमेंट कंपनी को नहीं लगेगा। मैं 2 महारथी को कैसे भूल गया, एक तो गवर्नमेंट कंपनी और एक निधि कंपनी। ये सारे अलग अलग तरह के जो कंपनीज है ना, ये आके खड़े हो जाते हैं, बोले यार ये सेक्शन मेरे लिए तो लेजिटिमेट नहीं है। तो फिर एक्ट चेंज होता है, और उसमें आप लोग एक्सेप्शंस बनाते हो कि ये जो हमने प्रोविजन बनाया ये इस कंपनी को नहीं लगेगा। तो सर सुनो, जब आप किसी भी कंपनी को किसी सेक्शन से माफी देते हो ना, सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपका एक्ट कहता है, आपका कंपनीज एक्ट कहता है कि आपकी कंपनी में मिनिमम, अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आपको 7 शेयर होल्डर्स होने चाहिए मिनिमम। कितने शेयर होल्डर सर? अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आपकी कंपनी में मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स होने चाहिए। 7 सर कितने? 7। अरे वो फ्रेंड्स वाला 7 नहीं भाई, अगर जिन्होंने फ्रेंड्स देखा है तुम वो मोनिका वाला 7 मत समझो, ये नॉर्मल 7 है। जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें 7 शेयर होल्डर्स होने की जरूरत होती है। ठीक है, अब सर इन्होंने मान लो एक्सेप्शन बनाया, मान लो कि गवर्नमेंट कंपनी को ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सर ये लोग जब एक्सेप्शन बनाते हैं ना, तो ये लोग ना एक प्रोविजन डालते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी देख, हम तेरा फायदा करवा रहे हैं ना। कैसे फायदा करवा रहे हैं? हम बोल रहे हैं ये प्रोविजन तेरे को एप्लीकेबल नहीं होगा, हम तेरे को फायदा करवा रहे हैं ना, तू हमारी एक बात मान ले। क्या? तू ना सेक्शन 92 और 137 का कंप्लायंस बराबर कर देना। मतलब क्या? अपना एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट समय पे डाल देना हर साल का। अगर तूने 97 या 137 का कंप्लायंस नहीं किया ना, तो हम तेरे को ये एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं देंगे, हम तेरे को ये फायदा नहीं देंगे, हम तेरे को ये माफी नहीं देंगे।
सर ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, प्रोविजन ये है कि पब्लिक कंपनी में 7 शेयर होल्डर होने चाहिए, पर मान लो अगर हम गवर्नमेंट कंपनी को एग्जेम्पशन देना चाहते हैं ना, तो हम जनरली एग्जेम्पशन देते वक्त, एक्सेप्शन बनाते वक्त ये एक और पॉइंट डाल देते हैं कि भाई तेरे को ये बेनिफिट तभी मिलेगा अगर तूने सेक्शन 92 में एनुअल रिटर्न का कंप्लायंस कर दिया है और सेक्शन 137 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंप्लायंस कर दिया है। अब से मेरी बात सुनो, अभी से लेकर के आखिरी तक जितने भी एग्जाम्पशंस आप पढ़ोगे ना, ऑलमोस्ट हर जगह आपको ये लाइन मिलेगी कि भैया ये एग्जाम्पशन का फायदा तेरे को तभी मिलेगा अगर तूने 92 और 137 का कंप्लायंस किया है। तो सर हमने आज बहुत डिटेल में समझ लिया 92 और 137 क्या होता है। फ्यूचर में जब आप पढ़ोगे, जब आप खुद भी रिवीजन करोगे, और मैं भी जब अपने समरी नोट्स में आगे लिखूंगा, मैं ब्रैकेट में लिखूंगा गवर्नमेंट कंपनी, ब्रैकेट में लिखूंगा 92 प्लस 137। इसका मतलब तुमको समझ आ जाएगा कि ये गवर्नमेंट कंपनी को इसका बेनिफिट तभी मिलेगा अगर उसने सेक्शन 92 के अंदर एनुअल रिटर्न फाइल किया है एंड सेक्शन 137 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया है, तभी इसको इसका बेनिफिट मिलेगा। सर क्या आप समझे? डिड यू अंडरस्टैंड? सर एनुअल रिटर्न 2 मंथ डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग से कंसिडर करनी है। हाँ जी हाँ, ये जो 1 महीना और 2 महीना का पीरियड है, ये दोनों एनुअल जनरल मीटिंग के डेट से होगी। इसलिए आप देखो, अगर ये ब्लू लाइन जो मैंने खींची है ना, मान लो यहां पे एजीएम हुआ था, मान लो यहां पे एजीएम हुआ था, तो ये जो ब्लू लाइन मैंने खींची है ना, वो दोनों यहां से खींची है, यहां से 1 महीना होता है और यहीं से 2 महीना होता है। ठीक है, ओके सर, आप समझ गए। अब आप ये समझ गए एनुअल रिटर्न क्या होता है। सर वापस आ जाते हैं हमारे प्रमोटर के डेफिनेशन में। एक प्रमोटर का डेफिनेशन समझाने के लिए तुमको कितना समझाना पड़ा। प्रमोटर के डेफिनेशन में सबसे पहला पॉइंट ये था, प्रमोटर मतलब वो बंदा जिसका नाम तुमने अपने प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में लिखा है, प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में लिखा है। ये देखो सर, अब आपको समझेगा, प्रमोटर मींस अ पर्सन हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन द प्रोस्पेक्टस और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन एनुअल रिटर्न। तो जब आप एनुअल रिटर्न भेजते हो, जैसे हम आगे चल के रिलायंस का एनुअल रिटर्न देखेंगे, तो उसमें अगर प्रमोटर का नाम अभी मुकेश अंबानी दिखता है और उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रमोटर हैं, सर मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो प्रमोटर जो होते हैं ना, वो आपके प्रमोटर कहलाते हैं। या फिर who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise। किसी भी तरीके से अगर उसका उस पे कंट्रोल है, जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि टाटा ग्रुप में रतन टाटा का मान लो अगर कोई रोल नहीं है, मतलब मान लो वो चेयरमैन नहीं है, मान लो उन्होंने बोला यार अब काम नहीं होता, सब छोड़ रहा हूं मैं, तो रतन टाटा मान लो कि अभी वो टाटा ग्रुप में कुछ पोजीशन पे नहीं है, पर फिर भी वो सारा अफेयर कंट्रोल कर सकते हैं। दे हैव द पावर टू कंट्रोल द अफेयर। कोई भी कारण से हो सकता है, शेयर होल्डिंग से हो सकता है, डायरेक्टरशिप से हो सकता है, कोई भी कारण से हो सकता है, तो वो बंदा बाई डिफॉल्ट प्रमोटर हो गया। तुम उसका नाम उनका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखो या नहीं लिखो, एनुअल रिटर्न में लिखो या नहीं लिखो। सर तो क्या प्रमोटर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं? हाँ नहीं, हो सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड होते नहीं। अनलिमिटेड क्या होता है? प्रमोटर्स का कोई लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ प्रमोटर्स का। थर्ड, इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ कंपनीज अकस्टम्ड टू एक्ट। सर ये वाला लाइन एक बार समझ लो ना, एक बार ये लाइन समझ लो ना। इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ द कंपनी इज अकस्टम्ड टू एक्ट। मतलब क्या सर, अगर आपकी कंपनी है, अगर आपकी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अब जो इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अब जो इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो किसी एक बंदे की बात मानता है, वो किसी एक बंदे की बात मानता है। क्यों सर? कोई भी कारण हो सकता है, पर ये जो बंदा कहेगा ना, वो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मानने के लिए इट इज अकस्टम्ड, मतलब वो बाध्य है, इट इज बाउंड टू टेक दैट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन और वट एवर इट इज। तो ये जो बंदा है ना, ये प्रमोटर कहलाएगा। क्या सर? इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ द कंपनी इज अकस्टम्ड टू एक्ट। तो ये बंदा अगर इस कंपनी के बोर्ड को एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन दे रहा है और बोर्ड उस पर सुनना जरूरी है उसको, तो फिर ये जो बंदा है ना, उसको भी आप प्रमोटर कहोगे, चाहे उसका नाम प्रोस्पेक्टस में हो या नहीं हो, एनुअल रिटर्न में हो या नहीं हो। लेकिन सर अगर ये बंदा जो है, अगर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी में मतलब क्या, बोर्ड ने इसको हायर किया है इस बंदे को कि भाई तू हमको ना इस चीज में थोड़ा सा ओपिनियन दे, और जो ओपिनियन दिया इस बंदे ने वो बोर्ड फॉलो कर रहा है। सर बोर्ड ने क्या किया, बोर्ड ने एक सीए को हायर किया और बोले भैया देख ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के बारे में तू मेरे को एडवाइस या इंस्ट्रक्शन दे। और जब वो सीए ने मेरे बोर्ड को इंस्ट्रक्शन दिया, तो बोर्ड ने बोला हाँ ठीक है करके बोर्ड ने उस काम को किया। तो क्या बोर्ड उसकी बात मान रहा है क्या? हाँ मान तो रहा है, लेकिन अकस्टम्ड टू एक्ट नहीं है सर। यहां पे आप उसको प्रमोटर के डेफिनेशन में नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि सर यहां पे ना ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। सर ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। यहां पे दो लोग हैं, एक आकाश अंबानी, ठीक है, और एक शुभम।
शुभम नहीं, सीए शुभम, ठीक है सर। एक है आकाश अंबानी, एक है सीए शुभम। अब आकाश अंबानी मुकेश अंबानी का बेटा है। मान लो आकाश अंबानी ने जो भी एडवाइस दिया या जो भी इंस्ट्रक्शन दिया, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरा पूरा मानता है, पूरा पूरा मानता है। क्यों, क्या रीजन है सर? 100 रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो भी आकाश अंबानी ने बोला ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरा पूरा मानता है, तो इसको, इस बंदे को कहेंगे हम प्रमोटर। अब सर सीए शुभम है, सीए शुभम को इन्होंने हायर किया था कि शुभम तू हमको एडवाइस दे कंपनी कैसे चलाना है, ठीक है। और शुभम ने एडवाइस दिया कंपनी कैसे चलाओगे, और वो एडवाइस को मान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी वैसे ही चलाई जैसे शुभम ने बोला। तो क्या शुभम कंपनी का प्रमोटर हो गया? क्या शुभम कंपनी का प्रमोटर हो गया? द आंसर इज नो। पर क्यों नो सर? बिकॉज शुभम इज एक्टिंग हियर इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। प्रोफेशनल कैपेसिटी मतलब क्या? तुमने शुभम को हायर ही किया था एडवाइस देने के लिए, उसने एडवाइस दिया, तुमने उसके एडवाइस के हिसाब से काम किया। तो सर अगर वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में तुमको दे रहा है कोई एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन, और उसको तुम फॉलो कर रहे हो, तो उसको ये मत बोलना कि तुम उसका वो प्रमोटर है, वो तुम्हारा प्रमोटर नहीं है। सर ये बेसिक पूरा डेफिनेशन था प्रमोटर का, पूरा हमने ए बी सी डी सब पढ़ लिया। प्रमोटर मतलब क्या होते हैं सर, आपको इंग्लिश में याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। देयर आर रेयर चांसेस कि प्रमोटर का डेफिनेशन एग्जाम में आएगा। तो क्यों इतना आरएनडी कर रहे हो सर, क्यों इतना आरएनडी कर रहे हो? मैं आपको बताता हूं क्यों आरएनडी कर रहा हूं। क्योंकि आपको बार बार प्रमोटर का डेफिनेशन समझना पड़ेगा। आपको बार बार प्रमोटर वर्ड आएगा तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि प्रमोटर जरूरी नहीं है कि सिर्फ जिसने बनाया था। प्रमोटर वो बंदा होता है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में है, या प्रमोटर वो बंदा होता है जिसका नाम एनुअल रिटर्न में लिखा गया है। दूसरा, प्रमोटर वो बंदा होता है जिसका कंपनी के अफेयर्स में कंट्रोल है। किसी भी तरीके से कंट्रोल हो सकता है सर, किसी भी तरीके से अगर वो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है शेयर होल्डर के तौर पे, डायरेक्टर के तौर पे, उसको आप प्रमोटर कह सकते हो। और तीसरा, अगर उसके एडवाइस, इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन पे हमारी कंपनी का बोर्ड जो है वो अकस्टम्ड टू एक्ट है। एक बार ये तीन शब्द अपने मुंह से बोलो, जुबा केसरी, अकस्टम्ड टू एक्ट है। क्या कहा सर मैंने? अकस्टम्ड टू एक्ट है। तो अगर अकस्टम्ड टू एक्ट है ना, तो इन दैट केस आप उसको भी प्रमोटर बोलोगे। लेकिन अगर वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है तो उस बंदे को प्रमोटर मत कहना। सर ये आपका प्रमोटर का डेफिनेशन था। आपने लिखा क्या अकस्टम्ड टू एक्ट? आपने अकस्टम्ड टू एक्ट लिखा क्या? आप अपने चैट पे प्लीज प्लीज चैट पे अकस्टम्ड टू एक्ट लिखो पूरा। गलत होने दो अगर स्पेलिंग गलत होती है तो। अकस्टम्ड टू एक्ट मतलब क्या? आप एक्ट करने के लिए बाध्य हो, यू आर बाउंड, यू आर कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड टू एक्ट एज पर देयर इंस्ट्रक्शंस। करेक्ट, गुड गाइस। चलो ओके, तो सर हमने प्रमोटर का मतलब समझ लिया, ठीक है। अब मैंने आपको सेक्शन 90 टू 137 बता दिया। अब चलो सर हम थोड़ा सा चैप्टर के अंदर घुसते हैं। अच्छा मतलब अभी तो हम घुसे नहीं थे चैप्टर के अंदर। सर इनकॉर्पोरेशन करने की बात कर रहे हैं, जब हम कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करने की बात कर रहे हैं, तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेगा कौन? सर सबसे पहले तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है प्रमोटर, ठीक है। वो करेगा कंपनी को इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट मतलब क्या सर? और कोई शब्द मत लिख के आना कि इनोवेट, ओपन, स्टार्ट, ऐसा कुछ शब्द मत लिख के आना। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी की बात हो रही है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे। सर सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, मान लो मैं शुभम हूं, ठीक है, और मेरे को मेरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलनी है। अब मेरे को मेरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलनी है, तो उसके लिए मेरे को एक कंपनी खोलनी है, उसके लिए मेरे को एक कंपनी खोलनी है। मैं क्यों कंपनी खोलूंगा सर? सबसे पहले मेरे को ये बताओ, व्हाई विल आई ओपन अ कंपनी? बिकॉज you already know that when Shubham will open a company, this company and Shubham will be two different person. कंपनी अलग हो जाएगी, शुभम अलग हो जाएगी। कंपनी सारा काम अपने दम पे करेगा, वो शुभम के दम पे नहीं करेगा। और कल को अगर कुछ गलत होता है तो कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबल होगी, शुभम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं एक ना अलग से एंटिटी खोल दूं। मैं अपने नाम पे बिजनेस नहीं करना चाहता, मैं एक अलग से एंटिटी खोलना चाहता हूं। वो मैंने कर दिया कंपनी खोलने की बात। अब सर जब मैं कंपनी खोलने की बात करता हूं ना, तो मेरे पास ब्रॉडली तीन ऑप्शन आते हैं। पहला होता है पब्लिक कंपनी, दूसरा होता है प्राइवेट कंपनी, तीसरा होता है वन पर्सन कंपनी। ये तीन ऑप्शन मेरे पास आते हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी। सर पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन लिखा है सेक्शन 271 में, प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन लिखा है सेक्शन 269 पे, और ओपीसी का डेफिनेशन लिखा है 262 में। सही बोला ना सर मैंने? एकदम सही है ना, कुछ गलत थोड़ी किया मैंने। अरे सर 268 है सर, कैसे बच्चा समझ रखे हो क्या? हमको तो कब से पता है 268 है। आप ना अभी अभी सीख रहे हो, हमको तो फाउंडेशन से पता है 268 है। तो सर प्राइवेट कंपनी 268 है, पब्लिक कंपनी 271 और वन पर्सन कंपनी 2 क्लॉज 62। नमन देख ले,
निकुंज, नमन नहीं, निकुंज, देख ले अभी तक एक बार भी सबसेक्शन नहीं बोला हूं। हिसाब जीरो का है, 5 बैलेंस क्रेडिट अभी भी है मेरे पास। ठीक है, तो प्रमोटर का क्या है सर, 269 है। प्राइवेट कंपनी का क्या है, ये 26, ये ना। ठीक है, ओके। अब सर सुनो मेरी बात, 271, 268, 262 हो गया, और प्रमोटर का जो है वो 269 है। अब सर 270 बता सकता है क्या कोई? 270 बता सकता है कोई? आता है सर आपको? आता है 270? बताओ ना, 270 बताओ ना। सर अभी मैंने आपको हौले हौले ऐसे ही पलटाते पलटाते दिखा दिया। प्रोस्पेक्टस, आपके प्रमोटर के बाद प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन है, तो प्राइवेट कंपनी, प्रमोटर, प्रोस्पेक्टस, पब्लिक कंपनी, ये सीक्वेंस में आता है। ठीक है, अब सर मेरी बात सुनो। तो मैं कह रहा था कि मेरे पास 3 ऑप्शन बचते हैं कि या तो मैं पब्लिक कंपनी बना लूं, या मैं प्राइवेट कंपनी बना लूं, और एक या तो 1% कंपनी बना लूं। अब तीनों में फर्क क्या है सर? फर्क क्या है समझना। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का तुमको टेक्निकल डेफिनेशन तो पता है, तुमको टेक्निकल डेफिनेशन तो पता है, उसमें कोई बात नहीं है, पर अदरवाइज फर्क क्या है सर? सबसे पहला फर्क है शेयर होल्डर्स का। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए ना, लॉ कहता है तुमको मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स चाहिए। तुमको मिनिमम 7 शेयर होल्डर चाहिए। 7 लोग अगर मिलेंगे तभी जाकर के वो एक पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। पर अगर तुम प्राइवेट कंपनी बनाओ ना, तो तुम्हारे 2 मेंबर्स में भी काम हो जाएगा। 2 लोग मिलकर के भी अगर प्राइवेट कंपनी बनाना चाहे तो प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। और 1% कंपनी में कितने शेयर होल्डर होंगे सर? 1% कंपनी में कितने शेयर होल्डर? नहीं पता सर, आपको, आपने तो हमको पढ़ाया नहीं। अरे नाम ही उसका 1% है, इकलौता बंदा है। तो सर 1% कंपनी में एक बंदा जो है वो शेयर होल्डर बन करके कंपनी चालू कर सकता है। सर ये 1% कंपनी होता क्या है, मैं समझा नहीं। अरे 1% कंपनी वही लॉजिक होता है, देखो मान लो मेरे को मेरी कंपनी खोलनी है, ठीक है, पर मेरी कंपनी खोलने के लिए मेरे पास 7 शेयर होल्डर तो नहीं है, तो मैं पब्लिक कंपनी नहीं खोल सकता। मान लो मेरे पास एक और बंदा भी नहीं मिला जिसको मैं अपने शेयर होल्डर का हिस्सा दे सकूं। शेयर होल्डर का हिस्सा मतलब क्या, कल को प्रॉफिट आएगा तो वो भी लेगा ना, मेरे को देना ही नहीं है किसी को प्रॉफिट। तो मैं प्राइवेट कंपनी भी नहीं खोल सकता, तो मैं खोलूंगा 1% कंपनी, जिसमें मैं इकलौता मेंबर हूं, और वो मेरी कंपनी, मैं उसका मेंबर, वो मेरी, मैं उसका। एक एक से ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये होता है सर 1% कंपनी। अब सर मेरी बात सुनो, 1% कंपनी बनाने का इंटेंशन क्या होता है, ताकि एक सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट हो जाए और वो मुझसे अलग रहे। अब सर 1% कंपनी बनाओ, प्राइवेट कंपनी बनाओ, पब्लिक कंपनी बनाओ, कोई भी कंपनी बनाओ, आपको क्या करना पड़ता है? आपको इनकॉर्पोरेशन का जो स्टेप्स है ना, वो फॉलो करना पड़ता है। आपको एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो भी स्टेप्स है वो फॉलो करने पड़ते हैं। सर अगले 15 मिनट में मैं आपको पूरे चैप्टर का एक ब्रॉड ओवरव्यू दे दूंगा। उससे आपको पूरे चैप्टर पे बहुत अच्छा कंट्रोल आएगा। तो मैं जो भी बोल रहा हूं अभी, एक एक लाइन वो सुनते जाओ। ठीक है, अब से मेरे को एक बात बताओ, ये जो 1% कंपनी है, अगर मैं इसको बोलूं ये पब्लिक है कि प्राइवेट है, तो तुम क्या बोलोगे? अगर 1% कंपनी को मैं एक कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूं कि या तो ये पब्लिक है तो प्राइवेट है, तो आप क्या बोलोगे, पब्लिक है कि प्राइवेट है? सबसे पहले तो आपका सवाल आएगा कि सर डिवाइड करना ही क्यों है, ये तो 3 अलग अलग कैटेगरी है ना, एक कैटेगरी होगी पब्लिक, एक कैटेगरी होगी प्राइवेट, एक कैटेगरी होगी 1%। क्यों डिवाइड करना है? डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि लॉ टेक्निकली 2 ही पार्ट में डिवाइड करता है, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। तो 1% कंपनी जो है ना, इट इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी ओनली। इट इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। जो भी प्रोविजंस प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल होते हैं ना, वो सेम प्रोविजन 1% कंपनी को एप्लीकेबल हो जाती है। वो सेम प्रोविजन 1% कंपनी को एप्लीकेबल हो जाती है। सो 1% कंपनी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब सर मेरे को एक चीज बताओगे, आपको पता है ऑलरेडी, जब आप एक कंपनी बनाते हो तो उसका जो नाम रखते हो, उसके लास्ट में आपको कुछ सफिक्स ऐड करना पड़ता है। सफिक्स मतलब क्या, नाम के एंड में कुछ आपको ऐड करना पड़ता है। तो क्या ऐड करोगे सर, क्या ऐड करोगे? पब्लिक कंपनी के केस में यू विल हैव टू ऐड द वर्ड लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी के केस में यू विल हैव टू ऐड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। कोई बता सकता है 1% कंपनी में क्या ऐड होता है? कोई मेरे को यह बता सकता है 1% कंपनी में क्या ऐड होता है? कैन एनीवन टेल मी 1% कंपनी में क्या ऐड होता है? ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड मत बोलना भाई प्लीज। सर मेरा सवाल यह है, 1% कंपनी के एंड में क्या ऐड होता है? ओपीसी ऐड होता है, प्राइवेट लिमिटेड ऐड होता है, कि ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड ऐड होता है? चलो सर इसका आंसर मैं होल्ड कर रहा हूं क्योंकि बड़ा मजा आ रहा है मेरे को। 4 ऑप्शन मिल गए हैं। 4 ऑप्शन क्या क्या दिए लोगों ने दिया है, प्राइवेट लिमिटेड ऐड होता है, ओपीसी ऐड होता है, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड ऐड होता है, और कुछ भी नहीं ऐड होता है। मतलब आपको ब्लैंक रखना होता है 1% कंपनी के केस में। ओह माय गुडनेस, अब ये ओपीसी ब्रैकेट में भी ऐड होता है क्या, उस पर भी सवाल है।
चलो ठीक है सर, इसको मैं होल्ड पे डाल रहा हूं, मेरी बात सुनो। होल्ड ऐड नहीं होता है भाई, होल्ड ऐड नहीं होता है, इसका मतलब ये रुक जाओ ऐसा बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो सर। नहीं नहीं, तुम कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाओगे? सुन तो लो मेरी बात, रुक तो जाओ मेरे भाई, मेरे रुक तो जाओ, रुक तो जाओ। सुनो सर, ये आप नाम ऐड करते हो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और वन पर्सन कंपनी में क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, पर मेरा पॉइंट सुनो सर। ये कंपनी को, अभी जो भी कंपनी आपको चाहिए, आपको कंपनी को इनकॉर्पोरेट तो करना पड़ेगा। तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ना सर, सबसे पहले कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ता है। आपको ना 2 डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। सर आप ये समझो, आप ये समझो कि आपको एक कंपनी बनानी है तो आपको बहुत सारी चीजें सोच के रखनी पड़ेगी ना। सोच के मतलब क्या क्या चीजें आपको सोच के रखनी पड़ेगी? कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, कंपनी का ऑफिस कहां पे होगा, कंपनी का काम क्या होगा, ये सारे बहुत सारे बेसिक चीजें हैं जो आपको सोच के रखने होंगे। तो जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो ना, आपको 2 सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं। कौन बता सकता है वो 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है? सर वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखो सर क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसको हम प्यार से कहते हैं मुआ। मुआ नहीं, वो वाला मुआ नहीं भाई, वो नहीं, मुआ। प्यार से कहते हैं मुआ, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही आया। सर हमारे तो नहीं आया, आप ही के आया। ये सब आता कहां से आपके दिमाग में? सुनो इधर आओ, मुआ और वा, ऐसे लग रहा है तुषार कपूर बात कर रहे हैं। सर memorandum of association or article of association, these are the 2 key documents, 2 most important documents of incorporation of a company। 2 most important documents of incorporation of a company। जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो ये 2 की डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यूज में आते हैं। सर ये होता क्या है? What is the objective of these 2 documents? The objective of these 2 documents is, मेमोरेंडम में बहुत सारी चीजें, बेसिक चीजें होती है, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपकी कंपनी का, आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस, आपकी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, आपकी कंपनी क्यों बनी है, क्या काम होगा आपकी कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मतलब क्या? जिससे आप जितने अमाउंट का आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, उसके अलावा बहुत सारी और चीजें होती है। ठीक है, और सर आपका शेयर कैपिटल कितना है, वही सारी चीजें होती है। और आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? व्हाट इज देयर इन योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हु विल बी योर शेयर होल्डर, हु विल बी योर डायरेक्टर्स, हाउ विल यू अपॉइंट डायरेक्टर्स। ये सारी चीजें आपके आर्टिकल्स में होती है, जो बेसिकली कंपनी कैसे काम करेगी उसके बारे में सारी चीजें आर्टिकल में लिखता है। तो सर ये मेमोरेंडम और आर्टिकल जो है ना, ये डॉक्यूमेंट आपको पहले से बना करके रेडी रखना पड़ेगा। अब जब आप एक कंपनी इंकॉर्पोरेट करने वाले हो, आप समझो आपके पास मेमोरेंडम आ गया, आपके पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आ गया। ये डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं, ये ले करके आप चले जाओगे एक किसी जने के पास कंपनी इंकॉर्पोरेट करने के लिए। कौन बता सकता है ये जना कौन है? आप ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के किसी के पास जाओगे कंपनी इंकॉर्पोरेट करने के लिए, मेरे को ये बताओ ये जना कौन है जिसके पास आप जाओगे? टेल मी हु इज दैट पर्सन टू हुम यू विल टेक दीज डॉक्यूमेंट्स? सर दैट पर्सन इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सर व्हाट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज? व्हाट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज? एक बार सुन लो दोस्तों, एक बार मेरी बात सुन लो, आगे चल के कोई किसी को और समझाना नहीं पड़ेगा। एक बार मेरी बात सुन लो। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होते हैं। उसमें एक मिनिस्ट्री जो हमारे काम का है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। अब समझो सर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ब्रॉड इंटेंशन क्या है? उसको इंडिया में जितने भी कंपनीज हैं उन लोगों को कंट्रोल करना है, उन लोगों का कंप्लायंस चेक करना है, उन लोगों से डॉक्यूमेंट्स लेने, डॉक्यूमेंट्स देने, जो भी काम है इंडिया के जितने कंपनीज हैं सबसे करना है। चाहे वो लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, 1 पर्सन हो, स्मॉल हो, डोरमेंट हो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो। तुम समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इतना वाइड प्रेजेंस अपना कहां से बनाएगा? पूरे इंडिया में कैसे प्रेजेंट होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने सबसे पहले अपने आप को 7 रीजन्स में बांटा। 7 रीजन्स में बांटा। कैसे बांटा सर? हर रीजन में इन्होंने एक एक रीजनल डायरेक्टर बैठाया। सर ये आराम से सुन लो, कुछ नया ही सुनने मिलेगा आपको। इन्होंने 7 अलग अलग रीजनल डायरेक्टर्स बैठाए। सर जैसे अपना इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसका एक वेस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, नॉर्थ रीजन है, साउथ रीजन है, वैसे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 7 अलग अलग रीजन एस्टैब्लिश किए, जहां पे अलग अलग डायरेक्टर्स बैठाए, जिनको इन्होंने कहा रीजनल डायरेक्टर्स। अब एक एक रीजनल डायरेक्टर्स के अंडर इन्होंने मान लो 5 स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स आ रहे हैं उस हिसाब से हर स्टेट
में एक या दो इन्होंने आरओसी बनाए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्या बनाया इन्होंने? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्या कहते हैं इनको सर? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सर ये जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होते हैं ना, ये यूजुअली एक बंदा होता है। ये यूजुअली एक बंदा होता है। ये वो बंदा होता है जिसके पास आप जा करके जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना, वो सबमिट कर सकते हो। तो इस बंदे को तुम प्यार से कहते हो रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जो बंदा बैठता है वो ये रजिस्ट्रार हो सकता है। अब सर रजिस्ट्रार के अलग अलग पोजीशन होते हैं, जैसे रजिस्ट्रार हो गया, जॉइंट रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, ऐसे अलग अलग रजिस्ट्रार होते हैं। लेकिन ये बंदा वो है जिसके पास आप जाकर के एक कंपनी अगर चाहे तो वो जाकर के डॉक्यूमेंट देगी। फॉर एग्जाम्पल क्या सर? फॉर एग्जाम्पल बताओ ना, जैसे आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, तो उन्होंने एक वेस्ट रीजन बनाया होगा, वेस्टर्न रीजन। उस वेस्टर्न रीजन में एक रीजनल डायरेक्टर होगा, उसके नीचे एक स्टेट होगा महाराष्ट्र, उसके नीचे एक स्टेट होगा महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में ना, बिकॉज इतना ज्यादा काम है, इतने ज्यादा कंपनीज हैं, तो इन्होंने दो आरओसी बनाए हैं। एक पुणे में आरओसी बनाया है, एक मुंबई में आरओसी बनाया है। अब उस महाराष्ट्र में जितने भी कंपनीज रजिस्टर हो रहे हैं, जितने भी कंपनीज रजिस्टर हो रहे हैं, वो या तो पुणे में रजिस्टर होंगे या मुंबई में रजिस्टर होंगे। पुणे और मुंबई दोनों जगह एक एक जना बैठा है जिसको ये लोग कहते हैं रजिस्ट्रार। अब अगर मेरे को महाराष्ट्र में, मुंबई में एक कंपनी इंकॉर्पोरेट करनी है, तो मैं अपना मोआ ओआ लूंगा और मैं इसको लेकर के चले जाऊंगा मुंबई के रजिस्ट्रार के पास, और मैं रजिस्ट्रार को बोलूंगा रजिस्ट्रार मेरे को ना कंपनी इंकॉर्पोरेट करने की है मुंबई में, कृपया मेरा कंपनी इंकॉर्पोरेट कर दोगे? तो वो आपका कंपनी इंकॉर्पोरेशन में हेल्प करेगा। लेकिन डिटेल प्रोसेस है सर, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। सर ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का आपका वेबसाइट दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। ये देखो सर, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का वेबसाइट पे, ये देखो रीजनल डायरेक्टर्स। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इंडिया को 7 रीजन्स में बांटा है। देखो नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट एक है। देखो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट तो दिख रहा है आपको, उसमें नॉर्थ वेस्टर्न एक है, साउथ ईस्ट एक है, और नॉर्थ ईस्टर्न एक है। उधर नॉर्थ ईस्टर्न के लिए इन्होंने एक अलग बना रखा है। ये इन्होंने इस तरीके से रीजन में बांटा है। अगर आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न रीजन, तो वेस्टर्न रीजन में, वेस्टर्न रीजन पे अगर आप क्लिक करने देगा ये मेरे को, तो ये देखो ये क्या है, मिस्टर एमपी शाह एक बंदा है। एक बंदा है जो क्या कहलाता है सर? ये रीजनल डायरेक्टर कहलाता है, डेजिग्नेशन रीजनल डायरेक्टर, और उसका एड्रेस और आरओसी दिया हुआ है। इसके नीचे कौन कौन सा आरओसी है सर? इसके नीचे देखो मुंबई आरओसी है, पुणे है, गोवा है, दमन एंड दीव है। 4 अलग अलग आरओसी इसके अंडर आते हैं, मुंबई, पुणे, गोवा, दमन एंड दीव। अब सर अगर आप जाकर के आरओसी रीजनल डायरेक्टर के नीचे ये देखो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज नाम की कोई चीज है, अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये दिखाते हैं कितने रजिस्ट्रार है। आज के डेट में कुछ 25 या 26 रजिस्ट्रार होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप अगर यहां पे जाकर के देखोगे, महाराष्ट्र में एक मुंबई है, महाराष्ट्र में एक पुणे है। महाराष्ट्र मुंबई रजिस्ट्रार अगर आप देखोगे तो श्री मनोरंजन दास, ये मुंबई का आरओसी है, इसका कॉन्टैक्ट डिटेल और इसका एड्रेस दिया हुआ है। सर श्री मनोरंजन दास ये आरओसी हो गया, इसको कहते हैं रजिस्ट्रार, जो वेस्टर्न रीजन के नीचे आते हैं। सर क्या आप कुछ समझ रहे हो? क्या आपको मेरी कोई भी बात समझ आ रही है? सर कुछ तो हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ ना, समझ गए वीर तुम बढ़े चलो, ऐसा कुछ तो बोलो। अरे एक बार हाँ बोलने की मेहनत तो करो बस। ओके ओके सर, चलो। तो ये हो गया सर, आपको हमेशा के लिए अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। रीजनल डायरेक्टर क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और रजिस्ट्रार में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उसके पूरे ऑफिस को बोलते हैं, रजिस्ट्रार किसको बोलते हैं, वो जो बंदा वहां बैठा है उसको रजिस्ट्रार कहते हैं। ठीक है, अब सर मेरी बात सुनो, ये जो रजिस्ट्रार है ना, इसके पास आप जाओगे ऑफिस खुलवाने के लिए, तो मैंने कहा आप अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना लेना और इनके पास चले जाना। अब जब आप इनके पास जाओगे ना, रुक जाओ, जब आप इनके पास जाओगे ना तो खाली हाथ मत जाना, खाली हाथ आए थे हम। सर सुनो, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने मन बना लिया मेरे को कंपनी इंकॉर्पोरेट करना ही करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर कंपनी इंकॉर्पोरेट करना है ना, तो मैं जब जो प्रमोटर है वो जब आरओसी के पास जाएगा ना, तो वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा अपने साथ। क्या क्या डॉक्यूमेंट सर? एक तो आप बता दोगे, एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया। ये तो आपका डॉक्यूमेंट हो गया, इसको हम प्यार से ना कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स क्यों सर? ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट करेगी, आपकी कंपनी को बनाता है या आपकी कंपनी को डिफाइन करता है, तो इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं। अब सर एक बात बताऊं क्या, जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हो ना, तो आपको ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लास्ट पेज में ना एक जगह भरनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम मतलब क्या सर? मेरे को एक बात बताओ, आप एक पब्लिक कंपनी बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो पब्लिक कंपनी में कितने शेयर होल्डर चाहिए होते हैं बताओ? पब्लिक कंपनी में कितने शेयर होल्डर चाहिए होते हैं बताओ? पब्लिक कंपनी में अपने को 7 शेयर होल्डर चाहिए होते हैं। पर सर जब तक कंपनी नहीं बनेगी तब तक शेयर होल्डर नहीं आ पाएंगे। जब तक कंपनी नहीं बनेगी तब तक शेयर होल्डर नहीं आ पाएंगे, और जब तक शेयर होल्डर नहीं आएंगे कंपनी नहीं बनेगी। तो भाई ये तो वही सवाल आ गया ना, पहले अंडा आया कि मुर्गी? पहले जब तक कंपनी नहीं बनेगी तब तक शेयर होल्डर नहीं आ पाएंगे, जब तक शेयर होल्डर नहीं आ पाएंगे तब तक कंपनी नहीं बनेगी। तो सवाल यही हो गया, पहले अंडा आया कि मुर्गी? तो भाई इसका जवाब यह है कि आप जब कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो ना, तो आप एक लिस्ट बनाओ जिसमें आप सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम का नाम दो। सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम कौन है सर? ये लोग वो लोग हैं जो आपसे वादा कर रहे हैं। क्या वादा कर रहे हैं? कि वादा ये कर रहे हैं कि रजिस्ट्रार तुम हमको एक कंपनी तो बनाने दो, जब आप कंपनी बना लोगे ना तो हम इस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे, और हम जो सब्सक्राइबर्स हैं आज, वो सब्सक्राइबर्स से कल हम मेंबर्स बन जाएंगे। सर ये सब्सक्राइबर्स देखो, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम क्या होते हैं? दे आर नॉट शेयर होल्डर्स, दे आर पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, दे विल बी शेयर होल्डर्स टुमारो। विकास कहते हैं सब्सक्राइबर्स आर शेयर होल्डर्स, दे आर पोटेंशियल शेयर होल्डर्स। सर जब तक कंपनी ही नहीं बनी है वो शेयर होल्डर कहां से बन जाएंगे? आज वो बोल रहे हैं कि हम तुमसे वादा कर रहे हैं आरओसी, तुम मेरी कंपनी बना दो, जैसे ही तुम कंपनी बना दोगे ना तो कंपनी के इतने इतने शेयर्स मैं खरीदूंगा और मैं कंपनी का शेयर होल्डर बन जाऊंगा। दीज आर पोटेंशियल शेयर होल्डर्स। तो सर ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये लोग नाम देते हैं। तो इन लोगों का सिर्फ नाम नहीं देना होता सर, इसके अलावा और भी इनको काम करने होते हैं। क्या काम करने होते हैं सर? वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ना, अब आपको उसमें आर्टिकल में एक और चीज लिखना पड़ता है। आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको अपने फर्स्ट डायरेक्टर्स के बारे में लिखना होता है। क्या कहा सर मैंने? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो आपका होता है, देखो मेमोरेंडम में सब्सक्राइबर्स होते हैं जो शेयर होल्डर के बारे में बात करता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में फर्स्ट डायरेक्टर होता है कि आरओसी जब तुम मेरी कंपनी बना दोगे ना, मान लो कंपनी का नाम है द रैंकर्स वे, जैसे ही तुम रैंकर्स वे को बना दोगे ना, उसमें डायरेक्टर्स कौन बनेगा? डायरेक्टर्स कौन बनेगा वो कैसे डिसाइड होगा? तुम टेंशन मत लो, मैं पहले से डायरेक्टर्स का नाम बता देता हूं, तुम अपने आर्टिकल में फर्स्ट डायरेक्टर का नाम भी बता दोगे। अगर सर कंपनी ने फर्स्ट डायरेक्टर का नाम नहीं बताया तो, अगर कंपनी ने बताया ही नहीं फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनेगा, अरे तो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं ना उन्हीं को फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाता है। सर फर्स्ट डायरेक्टर क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो लोग हैं जो कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे। ठीक है सर, तो मैंने ये कहा आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल में दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज देने होते हैं। मेमोरेंडम में सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम देना होता है, आर्टिकल में फर्स्ट डायरेक्टर का नाम देना होता है। अगर आपने आर्टिकल में फर्स्ट डायरेक्टर का नाम नहीं दिया तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, लेकिन जो आपके सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम है ना, वही आपके डायरेक्टर्स बन जाएंगे, वही आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स बन जाएंगे। तो सर मैं ये कह रहा था, ये समझाने का उद्देश्य क्या था? What was the purpose of explaining these two things to you? आप अभी क्या कर रहे हो? आप जा रहे हो रजिस्ट्रार के पास, तो रजिस्ट्रार के पास जाते जाते एमओए एओए तो ले लेना, उसके साथ और भी चीजें लेनी पड़ेगी। क्या चीजें लेनी पड़ेगी सर? सबसे पहला एड्रेस। किस चीज का एड्रेस भाई? किस चीज का एड्रेस? अरे भाई अब मैं कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं, अगर मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं तो मेरे को रजिस्टर्ड ऑफिस तो डिसाइड करना पड़ेगा। सर रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब मेरी कंपनी का परमानेंट एड्रेस कहां होगा? परमानेंट एड्रेस कहां होगा? जैसे अगर मेरी वेबसाइट है, अभी तुम मेरे वेबसाइट में जाकर के देखोगे तो मैंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया और मैंने रजिस्टर्ड एड्रेस डाला, तो मेरा रजिस्टर्ड एड्रेस क्या हो रहा है? मेरा रजिस्टर्ड हो रहा है ये जगह रायगढ़ उड़ीसा जहां पे मैं हूं। तो रजिस्टर्ड एड्रेस वो जगह हो गया जो मेरा परमानेंट जगह हो गया, यहां तो मैं रहूंगा ही, इसके अलावा मेरे को जितने ऑफिसेस दुनिया में जहां खोलने हैं वो मैंने खोल लेना है, पर मेरे को रजिस्टर्ड ऑफिस तो चाहिए। पर सर एक बात बताओ, रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब क्या होता है? वो एड्रेस जो रजिस्टर हो चुका है। पर सर मैं तो अभी फाइल कर रहा हूं ना, मेरा एड्रेस रजिस्टर कहां हुआ है? तो जब तक तुम्हारा एड्रेस रजिस्टर नहीं हो जाता तब तक तुम वो एड्रेस दोगे जहां पे हम तुमसे बात कर सकेंगे, उसको कहते हैं एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। मतलब क्या? आरओसी ये बोल रहा है कि भाई शुभम तो आरओसी के पास आया, अब आरओसी को वापस कोई चिट्ठी भेजनी है तो वो कहां भेजेगा? वो एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस भी दे देना। ठीक है, उसके अलावा सर आपको अपने जो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम है, आपको कुछ पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे। कुछ पर्टिकुलर्स मतलब आपको पूरा लिस्ट देना पड़ेगा, किसका? आपके सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम का और आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स का।
आपको इनका पूरा पर्टिकुलर्स देना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स मतलब क्या हो गया सर? इनका नाम हो गया, इनका एड्रेस हो गया, इनका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, नेशनैलिटी, ये इंडिया से हैं, बाहर से हैं, या अदर इंफॉर्मेशन आपको देने पड़ेंगे। और जब फर्स्ट डायरेक्टर की बात आए ना, तो साथ साथ में आपको एक और नंबर देना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं डिन। क्या सर? जब आप डायरेक्टर्स की बात करो तो आपको एक और नंबर देना पड़ेगा, डिन। सर जैसे मैं इंडिया में रहता हूं, इसका क्या प्रूफ है? इसका प्रूफ होता है आधार कार्ड। मेरा आधार कार्ड नंबर ये प्रूफ है कि मैं इंडिया का बंदा हूं। वैसे ही जब आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हो ना, तो डायरेक्टर बनने के पहले आपको एक नंबर लेना पड़ता है, उसको कहते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या कहते हैं सर उस नंबर को? उस नंबर को कहते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सर ये एक ऐसा नंबर है जो हर उस इंसान को दिया जाता है जो डायरेक्टर बनने के प्रोसेस में है। क्या तुम मेरे को बता सकते हो दुनिया में, इंडिया में, दुनिया छोड़ो, दुनिया में तो प्रोविजन ही नहीं है, इंडिया में सबसे पहला दिल किसको मिला? दिल नहीं भाई, डिन किसको मिला था? सबसे पहला डिन किसको मिला था? इंडिया में सबसे पहला डिन किसको दिया गया था? अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। सर इंडिया में सबसे पहला डेन ना, आउट ऑफ रेस्पेक्ट, आउट ऑफ कर्टसी, रतन टाटा जी को दिया गया था। रतन टाटा वाज द फर्स्ट पर्सन हु रिसीव्ड डेन इन इंडिया। जब डेन का प्रोविजन लाए थे ना, आउट ऑफ रेस्पेक्ट दे हैड गिवन द फर्स्ट डेन टू रतन टाटा। गुड फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव दिस इंफॉर्मेशन ऑलरेडी, बट जिनको आज पहली बार सुनने मिला, अब क्या यूट्यूब पे थोड़ी है कि लाइक ठोक दो, बोलू सुनो मेरी बात। हाँ, बाद में कोई अगर YouTube पे देख रहा है तो तुम लाइक ठोक देना, अगर तुमने पहली बार सुना तो मतलब क्या सर पहले सुन चुके थे तो डिसलाइक कर दे क्या? नालायक हो। सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूं सर आपको कुछ पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे। क्या पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे आपको? आपको अपने सब्सक्राइबर्स का और अपने फर्स्ट डायरेक्टर का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। उसमें आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा? एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, नेशनैलिटी क्या है, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी। और साथ में आपको अपना डिन नंबर देना पड़ेगा जब आप फर्स्ट डायरेक्टर का इंफॉर्मेशन दे रहे हो। सर उसके साथ साथ आपको उनकी आइडेंटिटी प्रूफ भी देनी पड़ेगी। मतलब आप आधार कार्ड दे दो, पैन कार्ड दे दो, ड्राइविंग लाइसेंस दे दो। मतलब हमको पता तो होना चाहिए यार कंपनी के पीछे कौन सा बंदा बैठा है। पता चला कंपनी के पीछे ओसामा बिन लादेन बैठा है, पहले अभी तो नहीं, पर पता चला कंपनी के पीछे ओसामा बिन लादेन बैठा है। या वो इंडिया का गुंडा कौन है? वो इंडिया का गुंडा कौन है जो अपना बेटिंग बहुत करता है? कौन है वो बंदा जो बेटिंग बहुत करता है? वो दाऊद इब्राहिम। पता चला वो किसी कंपनी के पीछे डायरेक्टर बन के बैठा है, दाऊद। इसने दाऊद का स्पेलिंग लिखा DAUD, DAUD। अरे वो दाऊद है ना, DAWOOD। नहीं क्या? इतने सारे लोग दाऊद कैसे लिख रहे हो? ठीक है चलो। सर तो क्या पॉइंट है कि दाऊद इब्राहिम जैसा बंदा पीछे बैठा है, वो कंपनी को पता तो होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला हमको पूरा पर्टिकुलर्स दे देना भाई। उसके साथ साथ और भी कुछ डिटेल देना पड़ेगा, और ये डिटेल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझो। अब जो आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स है ना, इनका जहां पे इंटरेस्ट है उन चीजों का भी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। अरे इंटरेस्ट मतलब ये नहीं कि ये तो उसको पसंद करता था वो लिख देना, नहीं। इंटरेस्ट मतलब आपका जिन बॉडी कॉर्पोरेट में, जिन फर्म्स में इन्वेस्टमेंट है, मतलब मान लो आप किसी बॉडी कॉर्पोरेट में शेयर होल्डर हो, किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो, ये सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हैं वो इन इन कंपनी में इंटरेस्टेड है, मतलब उनका इन इन कंपनी में इन्वेस्टमेंट होकर के रखा है। और साथ में आपको एक कंसेंट लेटर भी देना पड़ेगा। आपको एक लेटर देना पड़ेगा कंसेंट का। कौन देगा सर ये कंसेंट लेटर? ये कंसेंट लेटर आपका डायरेक्टर देगा कि हाँ मैं इस कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए राजी हूं, हाँ मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बनूंगा, इस चीज का मैं कंसेंट देता हूं। सर क्या कर रहे हो आप? अभी आप पहला स्टेप ले रहे हो, आप रजिस्ट्रार के पास जा रहे हो। रजिस्ट्रार के पास जा रहे हो ना, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट सर? सबसे पहले मोआ और एओआ। तुषार कपूर नहीं बोल रहा है, मैं ही बोल रहा हूं। मोआ, मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों चीजें जिसको सब्सक्राइबर साइन करता है। उसके बाद आपको क्या लेना पड़ेगा सर? आपको एक एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस देना पड़ेगा। तीसरा, आपको अपने सारे सब्सक्राइबर का और सारे फर्स्ट डायरेक्टर का आपको क्या देना पड़ेगा? पर्टिकुलर्स देना पड़ेगा, और साथ में उनकी आइडेंटिटी प्रूफ भी देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपने फर्स्ट डायरेक्टर से दो चीजें लेकर के देनी पड़ेगी। एक तो उनका कहां कहां पे इंटरेस्ट है, कौन से बॉडी कॉर्पोरेट में, कौन से बिजनेस एंटिटी में इंटरेस्ट है, और उनका एक कंसेंट कि हां मैं डायरेक्टर बनूंगा, हां मैं डायरेक्टर का काम करूंगा। क्यों सर? क्योंकि अगर तुम कंसेंट नहीं लोगे तो यहां पे तो मैं ऋतिक रोशन का नाम लिख दूंगा, मैं बोलूंगा ऋतिक रोशन मेरा फर्स्ट डायरेक्टर बनेगा। अरे कैसे बनेगा? उसका कंसेंट लेटर तो लेके दे। ठीक है। उसके बाद सर आपको एक लास्ट चीज और देनी पड़ेगी, मेरा बात ध्यान से सुनना। आपको एक लास्ट चीज और देनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन। आपको सर दो डिक्लेरेशन देने पड़ेंगे, दो डिक्लेरेशन। पहला डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कंप्लायंस का,
कि भैया ये जो इस कंपनीज एक्ट में जो रूल्स है, ये इस कंपनीज एक्ट में जो प्रोविजन है, या जो कंपनीज रूल्स में जो प्रोविजन है, किससे रिलेटेड, इन कॉर्पोरेशन से रिलेटेड, वो सारे रूल्स का हमने कंप्लायंस किया है। क्या आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भैया कंपनीज एक्ट में तुमने बहुत सारे नियम बना रखे हैं ना, और कंपनीज रूल में भी तुमने बहुत सारे नियम बना रखे हैं, वो सारे एक्ट और नियम का हमने कंप्लायंस कर लिया है, ये ऐसा आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ये डिक्लेरेशन कौन देगा सर? सर ये डिक्लेरेशन कौन देगा? ये डिक्लेरेशन दो लोगों को देना पड़ेगा। एक तो वो लोग जो कंपनी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, कंपनी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है वो लोग। कौन लोग कंपनी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है? अब यार मान लो कोई एडवोकेट कंपनी बना के दे रहा है, या कोई कंपनी, कोई सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी बना के दे रहा है, जो भी इंसान ये कंपनी बना के दे रहा है ना, वो ये साइन, वो डिक्लेरेशन देगा कि हाँ हमारे हिसाब से सारा कंप्लायंस हो गया है। उसके अलावा आपने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जिन जिन लोगों का नाम लिखा है, सर आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर का नाम लिखते हो, मैनेजर का नाम लिखते हो, और अगर आपकी कंपनी में है तो सीएस उनका भी नाम लिखते हो, ये सारे लोगों को एक डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा कि भाई मेरे हिसाब से तो कंपनीज एक्ट का जितना भी कंप्लायंसेस है वो तुमने कर लिया। सर इससे होता क्या है समझो, इससे होता क्या है समझो, एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है। मान लो इस कंपनी में मैं डायरेक्टर, मान लो इस कंपनी में आप डायरेक्टर बनने वाला, आप मतलब कौन, प्रशांत इस कंपनी में डायरेक्टर बनने वाला है। अब इस कंपनी में प्रशांत डायरेक्टर बनने वाला है, और मेरी कंपनी है द रैंकर्स वे, और प्रशांत डायरेक्टर बनने वाला है। मैं प्रशांत के पास गया, मैंने बोला प्रशांत एक बार जरा साइन कर देना, इनकॉर्पोरेशन की सारी चीजें कंप्लाई होगी। तो प्रशांत बोलेगा ऐसे तो मैं साइन नहीं करता भाई, मेरे को पूरा चेक करने दे, तू बता क्या क्या कंप्लायंस किया है, तू बता लॉ में क्या क्या लिखा है, फिर मैं साइन करूंगा। वो पूरा चेक करेगा सर, और फिर साइन करेगा। तो उससे क्या होता है ना, आरओसी का काम आसान हो जाता है। आरओसी का काम आसान हो जाता है, उसको लगता है सब लोग साइन कर दिए तो सही ही होगा यार, सब लोग थोड़ी ना मिलके झूठ बोलेंगे। तो इस तरीके से आपको एक कंप्लायंस का डिक्लेरेशन देना पड़ता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन देना पड़ता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन देना पड़ता है जो आपकी कंपनी के सारे सब्सक्राइबर्स और सारे फर्स्ट डायरेक्टर देंगे। सर ये डिक्लेरेशन बहुत ध्यान से समझना। अब मेरे को एक बात बताओ सर, आपको पता है स्कैम 1992 करके एक सीरीज थी, उसमें क्या हुआ था सर? उसमें एक हर्षद मेहता करके एक बंदा था जिसने बहुत बड़ा स्कैम किया था। अब मेरे को बताओ एक बात, अगर हर्षद मेहता आज जिंदा होते, और आज हर्षद मेहता पहुंच जाते कि मेरे को ना, हर्षद मेहता पहुंच जाते कि मेरे को एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का है, मेरे को एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का है, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या आरओसी उसको कंपनी इनकॉर्पोरेट करने देती? क्या आरओसी उसको कंपनी इनकॉर्पोरेट करने देती? नहीं, हर्षद मेहता कहता मेरे को नहीं करने का है, मेरे को बस फर्स्ट डायरेक्टर बनना है उस कंपनी में, या मेरे को उस कंपनी में बस सब्सक्राइबर बनना है। तो क्या कंपनी आपको इनकॉर्पोरेट करने देती? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपने पुराने पास्ट में कुछ तो क्राइम किया है, आपने कुछ तो गड़बड़ किया है। तो इसीलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए ना, इस तरह के लोगों को कंपनी बनाने से दूर रखने के लिए ना, हम क्या करते हैं पता है? हम एक डिक्लेरेशन लेते हैं। किससे डिक्लेरेशन लेते हैं? सारे सब्सक्राइबर से और सारे फर्स्ट डायरेक्टर से हम ये डिक्लेरेशन लेते हैं कि भैया तुम लोग हमको बोलो, तुम लोग हमको प्रॉमिस करो कि तुम किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं हुए हो। सर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं हुए हो मतलब क्या? तुमने किसी क्राइम के लिए, किसी गलती के लिए तुमको कभी कन्विक्ट मतलब क्या, दोषी नहीं ठहराए गए हो। सर वो होता है ना, वो होता है ना, दोषी नहीं, तुमको दोषी ठहराया जाता है, तुमने ये मर्डर किया है, पर तुमने कन्विक्ट हुए हो मतलब क्या? तुम मर्डर के लिए कन्विक्ट हुए हो मतलब क्या? तुम ही ने मर्डर किया है, ये प्रूव हो गया। कन्विक्ट मतलब क्या? तुम किसी गलती के लिए तुमको दोषी ठहराया जा रहा है, तुम ऐसा नहीं हो। You will have to give a declaration that you have not been convicted of an offense. You will have to give a declaration that you are not guilty of fraud in the last 5 years. पिछले 5 साल में कभी भी आपको फ्रॉड के लिए गिल्टी नहीं ठहराया गया है। और आपको एक और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स, अभी किसी ने पूछा सर सारे सिग्नेचर फॉल्स हो, तो हिमांशी कह रही है सारे सिग्नेचर गलत दे दे, तो आपको एक और तीसरा डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट कर रहे हैं ना, वो कंप्लीट है और करेक्ट है, और उसमें कोई गलती नहीं है, टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन। हमारा जितना ज्ञान है, हमको जितना नॉलेज है, उस हिसाब से कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई गलतियां नहीं है। ये 3 चीजें आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है। सर अगर सारे लोग गलत सिग्नेचर लगा दे, तो सर जब सब मिल जाते हैं ना, तो फ्रॉड तो होता ही है। सब मिल जाते हैं तो गलत काम तो होते ही है। हर्षद मेहता स्कैम हुआ, सत्यम स्कैम हुआ, आगे और भी स्कैम होंगे। नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया, पैसा अपना किंगफिशर विजय माल्या पैसा लेके भाग गया। ये क्यों होता है? क्योंकि तरीके बहुत होते हैं। पर क्या होता है ना, जब आप सारे सब्सक्राइबर्स से और सारे डायरेक्टर से ये चीजें साइन करवाओगे ना, तो एक आधा इंसान तो ऐसा होगा ना जो दूध से नहाता होगा, मतलब दूध का धुला हुआ, तो वो बोल देगा भाई मैं तो साइन नहीं कर रहा।
ठीक है। तो क्या होता है सर, ये सारी चीजें जो है ये आपको देनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें हैं सर, एक बार मेरे साथ याद कर लो, खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। आप सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि कंपनी जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाएगी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर एक बार आराम से याद करो, अपने दिमाग को रिकॉल मत करो, दिमाग के अंदर जाने दो, आप दिमाग से मांगो कुछ नहीं, आप सिर्फ अंदर जाने दो। सुनो 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 सर, सबसे पहले आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देना पड़ता है। दूसरा आपको एड्रेस देना पड़ता है, एड्रेस कौन सा, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। तीसरा आपको पर्टिकुलर देना पड़ता है अपने सब्सक्राइबर का और अपने फर्स्ट डायरेक्टर का सारा इंफॉर्मेशन, नेम हो गया, नेशनलिटी हो गया, एड्रेस हो गया, बाकी इंफॉर्मेशन भी। लेकिन फर्स्ट डायरेक्टर का जब दे रहे हो तो उसके साथ साथ डेन भी दे देना और उसके साथ साथ आइडेंटिटी प्रूफ भी दे देना। अब उसके अलावा जब आप अपने फर्स्ट डायरेक्टर का कोई इंफॉर्मेशन, सर ये मैंने ना पॉइंट मिक्स कर करके पढ़ाए हैं, लेकिन ये तीसरा पॉइंट हो गया कि आप अपने सब्सक्राइबर का इंफॉर्मेशन दोगे, वो तीसरा पॉइंट हो गया। अपने फर्स्ट डायरेक्टर का इंफॉर्मेशन दोगे, वो चौथा पॉइंट हो गया। और फर्स्ट डायरेक्टर का इंटरेस्ट और कंसेंट, कौन से बॉडी कॉर्पोरेट कौन कौन से फर्म में इंटरेस्ट है वो देना और उसका कंसेंट देना, ये आपका फिफ्थ पॉइंट हो गया। उसके बाद आप दो डिक्लेरेशन दोगे, ये सिक्स्थ और सेवेंथ पॉइंट है। पहला डिक्लेरेशन ये हो गया कि क्या तुमने एक्ट और रूल्स का सारा कंप्लायंस किया है, और सेवेंथ आपको एक और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा सारे सब्सक्राइबर और सारे फर्स्ट डायरेक्टर को कि ना तो उन्होंने किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हुए हैं, ना ही वो गिल्टी हैं किसी फ्रॉड के या किसी चीज के लिए पिछले 5 साल में। और तीसरा उनको ये बोलना पड़ेगा जितना भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट किया है वो करेक्ट है और उसमें सारा इंफॉर्मेशन करेक्टली दिया हुआ है। Sir, did you understand or not? Did you understand or not? सर एक चीज देखना, नॉट गिल्टी ऑफ फ्रॉड जो है ना वो लास्ट 5 इयर्स में लिखा है, लास्ट 5 इयर्स। सर एक सवाल का जवाब दोगे क्या? मैं एक कंपनी इंकॉर्पोरेट करना चाहता हूं, राइट? मैं एक कंपनी इंकॉर्पोरेट करना चाहता हूं तो मैं आरओसी के पास जा रहा हूं। मेरा सवाल यह है मैं कौन से आरओसी के पास जाऊंगा, मैं कौन से वाले आरओसी के पास जाऊंगा, कौन से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाऊंगा मैं? सर आप उस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाओगे जहां पे आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस रखने का प्रपोजल कर रहे हो, क्योंकि अभी तक तो रजिस्टर्ड ऑफिस हुआ नहीं है। जहां पे आप बनाना चाहते हो, मान लो मुंबई में बनाना चाहते हो तो मुंबई के आरओसी के पास जाओगे, पुणे में बनाना चाहते हो पुणे के आरओसी के पास जाओगे। जहां पे आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना चाहते हो उस जगह का जिसके पास कंट्रोल है उसके पास जाओगे। समझे? जहां बिजनेस लोकेटेड नहीं है सर, जहां पे मेरे को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना है। ठीक है, समझे क्या सर? अब सर समझो, आप रजिस्ट्रार के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के पहुंच गए। आप रजिस्ट्रार के पास ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपको देने थे वो लेकर के पहुंच गए। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार आपको दो चीजें इशू करेगा। सबसे पहला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की ये ले भैया तेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके साथ साथ आपको एक डॉक्यूमेंट, एक नंबर एलोकेट करेगा, सिन नंबर। सर ये CIN वाला सिन है, SIN वाला सिन नहीं है पापी लोगों, CIN वाला सिन है। एक आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, एक आपको CIN, जैसे कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ना, वैसे ही कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। हर कंपनी का यूनिक नंबर होता है ये। आप जाकर के गूगल करोगे रिलायंस का तो अलग CIN आएगा, टाटा मोटर्स का अलग CIN आएगा, हर कंपनी का एक सिन होता है। और ये जो CIN होता है ना, ये कॉर्पोरेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आजकल इन्होंने डालना शुरू कर दिया है। ये जो CIN है ना, इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में ही डाल करके दे देते हैं ये लोग। तो सर ये क्या है, आप जाओगे सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के और आपको COI और CIN मिल जाएगा। सर जिस दिन से आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला ना, उस दिन से ये माना जाता है आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपका इनकॉर्पोरेशन का डेट लिखा रहता है और उस डेट से माना जाता है आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है। उस डेट से क्या माना जाता है? आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है। पर सर आप मेरे को एक बात बताओगे, छोटी सी बात, एक छोटी सी बात बताओ। आप जब डॉक्यूमेंट्स लेकर के गए, किसी ने पूछा था, हिमांशी ने, कि सर सारा फॉल्स डॉक्यूमेंट्स ले गए तो, सारा गलत सिग्नेचर लगा दिए तो। अब देखो भाई, दो चीजें होती है। अगर आपने बहुत सारे फॉल्स इंफॉर्मेशन दिए हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स डॉक्यूमेंट मतलब आपने गलत गलत लोगों का डायरेक्टर का नाम दिया है, वैसे डायरेक्टर एग्जिस्ट भी नहीं करते, आपने कोई भी और बहुत सारे गलत इंफॉर्मेशन दिए हैं, या फिर आपने कोई इंफॉर्मेशन सप्रेस किया है,
मतलब आपने ना कोई इंफॉर्मेशन छुपाया है, जैसे कि आपके 5 डायरेक्टर थे, उसमें एक डायरेक्टर आपका दाऊद इब्राहिम था, लेकिन आपने उसका नाम नहीं बताया, सिर्फ बाकी 4 डायरेक्टर का नाम बताया, मतलब आपने कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन सप्रेस किया है। तो सर ये दोनों चीजें गलत है। अब सर आपने अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया है या इंफॉर्मेशन आपने कोई सप्रेस किया है और वो अगर आरओसी को नहीं पता चला, तो भाई प्रॉब्लम ही नहीं है। पता ही नहीं चला, झूठ जब तक पता ना चले तब तक वो झूठ नहीं होता। तो सर झूठ पता ही नहीं चला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पता चल गया तो क्या होगा? सर अगर पता चल गया ना, तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। इनकॉर्पोरेट मतलब क्या? क्या आपने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया है कि नहीं दे दिया है? मतलब क्या जैसे ही आपके पास डॉक्यूमेंट आया तभी आपको उसके बारे में पता चल गया कि आपको 1-2 साल बाद, 6-8 महीने बाद पता चला? देखो बॉस, अगर अभी तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है और आपको पता चल गया, तो आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करने नहीं दोगे, और जो पर्सन इन्वॉल्व थे उसके इनकॉर्पोरेशन में, उनको सेक्शन 447 करके एक सेक्शन है, उसके अंडर पेनल्टी लगाओगे। सर अभी सिर्फ नाम सुन लो, आगे जाके 447 का प्रोविजन पढ़ेंगे। 447 बेसिकली फ्रॉड के बारे में बात करते हैं। अरे फ्रॉड के बारे में बात करता है। 447 हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया था जानबूझ के, या आपने कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन को सप्रेस किया था और उसके बदौलत कंपनी, उसको आरओसी को पता चल गया, तो जो पर्सन इन्वॉल्व है ना, उन लोगों को 447 में फ्रॉड की पेनल्टी लगेगी। लेकिन ये तब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। पर सर अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है तो उसका क्या? सर अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, मतलब क्या आपकी कंपनी बन चुकी है, तो क्या करोगे? सर अभी तो कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई, तो क्या करोगे? अगर कंपनी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है ना, तो दो चीजें होगी दोस्त, देखो। सबसे पहले तो जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं और जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स हैं और जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर हैं और उसके अलावा जो भी पर्सन है जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में इन्वॉल्व थे, वो सारे लोगों को 447 की पेनल्टी लगेगी अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है तो। जो भी आपके प्रमोटर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, वो सारे लोगों को 447 की पेनल्टी लगेगी। और उसके अलावा एक बार एक शब्द लिखने जा रहा हूं सर, ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल नाम का एक जना है, कौन है वो मैं आपको बताऊंगा। पर ट्राइब्यूनल जो है वो ये ऑर्डर पास करेगा, ट्राइब्यूनल ये ऑर्डर पास करके बहुत चीजें करवा सकता है। जैसे कि क्या? बहुत चीजें क्या करवा सकता है सर, ध्यान से सुनना। कंपनी के मैनेजमेंट का रेगुलेशन। मतलब क्या? सर समझो मैंने द रैंकर्स वे कंपनी बना ली गलत गलत इंफॉर्मेशन देके, उसमें जो फर्स्ट डायरेक्टर लोग थे ना, वो लोग बहुत गलत गलत लोग थे। तो अब ट्राइब्यूनल क्या बोलेगा? सर ये ट्राइब्यूनल क्या है मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन ट्राइब्यूनल क्या बोलेगा? ट्राइब्यूनल बोलेगा इस कंपनी को अब हम चलाएंगे, इस कंपनी का मैनेजमेंट हम रेगुलेट करेंगे, हम पूरा ओवरव्यू रखेंगे, हम तुमको इंडिपेंडेंटली चलाने नहीं देंगे, अगर उनका इरादा यह है कि कंपनी चलनी चाहिए। उसके अलावा वो ये बोल सकता है कि जो आपके मेंबर्स है ना, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। सर अगर मैंने द रैंकर्स वे लिमिटेड बनाया, ये लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है, फिर भी ट्राइब्यूनल ये ऑर्डर दे सकता है, नहीं भैया तुम्हारे मेंबर्स की लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होगी, तुमने गलत इंफॉर्मेशन क्यों दिया। उसके अलावा सर, उसके अलावा आप इस कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से रिमूव कर सकते हो, निकलवा सकते हो आप। मतलब कौन? ट्राइब्यूनल। सर ये रजिस्टर ऑफ कंपनीज क्या होता है? अरे भाई जो रजिस्ट्रार होता है ना, वो एक रजिस्टर मेंटेन करता है, उसको कहते हैं रजिस्टर ऑफ कंपनीज। इसमें सारे कंपनीज का नाम होता है, उनका स्टेटस होता है कि उनका स्टेटस है, जैसे कि एक्टिव कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है, अलग अलग स्टेटस होता है, और उसमें डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये सब लिखा होता है। वो आपकी कंपनी का नाम यहां से हटवा सकती है, मतलब आपकी कंपनी का एग्जिस्टेंस ही खत्म करवा देगा। फोर्थ, वो आपकी कंपनी का वाइंडिंग अप करवा सकता है। वाइंडिंग अप मतलब क्या? कंपनी के सारे असेट्स बेचो, सारे लाइबिलिटीज पे करो और कंपनी बंद करके छुट्टी करो। और सर उसके अलावा जो भी उसको ठीक लगे वो ऐसा करने का ऑर्डर पास कर सकता है। क्यों? क्योंकि भाई तूने गलत इंफॉर्मेशन क्यों दिया? क्यों दिया तुमने गलत इंफॉर्मेशन? जब तुम इनकॉर्पोरेट कर रहे थे हमने तुमको बोला था ना करेक्ट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना, तुमने फॉल्स इंफॉर्मेशन क्यों दिया? तुमने मटेरियल इंफॉर्मेशन सप्रेस क्यों किया? अब तुम भुगतो वो वाला हिसाब है सर। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब तुम फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर के, सर ये 5 पॉइंट आपको रटना पड़ेगा। एक बार मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि ट्राइब्यूनल क्या है। सर ट्राइब्यूनल क्या है समझना। सर एक बात समझो, कंपनीज एक्ट में क्या होता है? कंपनीज एक्ट में अगर मान लो कि कोई डिस्प्यूट होता है, सर जैसे हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ, एक्चुअली हम दोनों छोड़ो, मैं और मेरा छोटा भाई, ठीक है। कल मैंने मेरे छोटे भाई को एक थप्पड़ मारा जोर से, उसने मेरे को 4 मारा, पर उसके अलावा उसने जाके मेरे पे केस भी कर दिया। केस कहां पे किया सर? वो सीधा चला गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला कि बड़ा भाई सही, शुभम सही।
तो उसने जाके अपील फाइल कर दी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने बोला बड़ा भाई सही, शुभम सही, तो उसने जाके अपील फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में। तो सर होता क्या है, इस तरह के जो छोटे मोटे आलतू फालतू केसेस होते हैं ना, ये सारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भरे पड़े। तो अगर तुम कंपनीज एक्ट के अंडर अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कंपनीज एक्ट के अंडर अगर कोई केस हो रहा है, और कंपनीज एक्ट वाला केस भी अगर तुम, हाँ, बैटरी डिस्चार्ज हो गया, अब मेरी बात सुनो, तो आपको मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी, स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा थोड़ी देर के लिए। तो सर मैं ये कह रहा हूं कि अगर कंपनीज एक्ट के, दोस्तों मेरे को पता है आपको एनसीएलटी एनसीएलटी पता है, पर एक बार ना कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि अभी फाउंडेशन में और इंटर में एक ही डिफरेंस है दोस्त, आपको आगे चल के समझना पड़ेगा कहां रजिस्ट्रार आ रहा है, कहां ट्राइब्यूनल आ रहा है, क्योंकि आपने ना कंपनीज एक्ट को बस ऊपर ऊपर से ऐसे छू छू के आए हो आप फाउंडेशन में, अभी तुम इतना डीप में गोता मारोगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि ट्राइब्यूनल क्या होता है। कंपनीज एक्ट के जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, जितने भी केसेस होते हैं, जैसे कि हमने बोला एक डायरेक्टर ने फ्रॉड किया, अब उसने किया है नहीं किया है वो किसको पता, तो वो कौन डिसाइड करेगा। तो लॉ ने बोला देख भाई हम नॉर्मल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहते, हम ना एक अलग रूट बनाना चाहते हैं, तो इन्होंने अलग से एक कोर्ट बनाया जिसको हम कहते हैं ट्राइब्यूनल। एक इन्होंने जगह बनाई जिसमें कहते हैं ट्राइब्यूनल, उस ट्राइब्यूनल में ये लोग क्या करते हैं, दो चार बड़े बड़े जज को उठा करके डाल देते हैं कि भाई तू कंपनीज एक्ट का केस देखेगा सिर्फ, उसको कहते हैं सर ट्राइब्यूनल। आप ये समझ लो जैसे कि फैमिली डॉक्टर्स होते हैं ना, वैसे कंपनीज एक्ट का फैमिली कोर्ट है ट्राइब्यूनल। फैमिली कोर्ट मतलब क्या, कंपनीज एक्ट का कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो ट्राइब्यूनल में जाता है। तो जब रजिस्ट्रार को गलत इंफॉर्मेशन मिला, जब रजिस्ट्रार को पता चला कि यार इसने तो मेरे को बहुत गलत गलत इंफॉर्मेशन दे दिया, तो रजिस्ट्रार चला जाएगा ट्राइब्यूनल के पास और ट्राइब्यूनल को बोलेगा देख इसने गलत इंफॉर्मेशन दिया है, तो ट्राइब्यूनल तब ऑर्डर पास करेगा इन पांचों में से एक। सर एग्जाम में क्वेश्चन आया था दैट वेयर अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन और ऑन द बेसिस ऑफ सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट आर द ऑर्डर्स दैट द ट्राइब्यूनल कैन पास। 5 orders that the tribunal can pass. The first order is that, सुन लो दोस्तों, the 5 orders that the tribunal can pass is, first order is, एक तो कंपनी चलने दो, तो कैसे चलने दो, the regulation of the management of the company shall be done by the, कैसे रेगुलेशन होगा वो बताएगा। अब उसमें सर वो रेगुलेशन जब बता रहा है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट को, कंपनीज को, शेयर होल्डर को, डायरेक्टर को, सबको ध्यान में रखेगा। दूसरा वो ये बोलेगा दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी शैल बी अनलिमिटेड। तीसरा इट विल डायरेक्ट द रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। फोर्थ वो बोलेगा कंपनी का वाइंडिंग अप कर दो। फिफ्थ पास सच ऑर्डर एज इट में टीम फिट। सर इसको याद करने का मैंने एक तरीका बना रखा है, बहुत गंदा है, कते ही वाहियात तरीका है, पर इसको मैंने प्यार से कहा मिस्टर लो। मिस्टर लो, RL, ये कौन सा था, रिमूव, आर नहीं ये M हो गया, मैनेजमेंट, रिमूवल, वाइंडिंग अप, अदर्स। मिस्टर MRLOW, तुमको कुछ अच्छा बनाते बन रहा है क्या, तो तुम मेरे को बता दो, वरना मिस्टर लो याद कर लो। ऑर्डर, ट्राइब्यूनल क्या ऑर्डर पास करेगा, मिस्टर लो रहो, थोड़ा नीचे झुक के रहो, तुमने गलती की है। सर क्या वाहियात, कसम से। और मैंने बोला था ना एक बैक बेंचर बैठते, बोले क्या क्या शुभम, छी 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 छी। सर डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड रिमूवल ऑफ द कंपनी, अब मैं क्या बताऊं तुमको, वाइंडिंग अप और रिमूवल दोनों तुम्हारे सीए फाइनल का कॉन्सेप्ट है, पर सर वाइंडिंग अप और रिमूवल ऑफ कंपनी के बारे में आप ऐसा समझ लो, पहले वाइंडिंग अप होता है, पहले वाइंडिंग अप होता है मतलब जहां आपने बिजनेस शुरू कर दिया तो असेट्स बेचो, लाइबिलिटी पे ऑफ करो, फिर वाइंडिंग अप होता है। और जब आपका वाइंडिंग अप हो जाता है ना, तो उसके बाद आपका नाम हटा दिया जाता है। पर जब आपका बिजनेस अगर शुरू नहीं हुआ है, कोई खास असेट लाइबिलिटी नहीं है, तो सीधा आपका नाम रिमूव भी कर सकते हैं, आपको वाइंडिंग अप का प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। वॉर्म एल कहते हैं, वॉर्म एल, उससे तो अच्छा मिस्टर लो है ना, वॉर्म एल तो कोई वर्ड भी नहीं है, मिस्टर लो अच्छा है, मिस्टर लो, ठीक है। वाह वाह, वॉर्म मेल लाइक नॉर्मल, वाह वाह, लुक एट द आयरनी आदर्श। तो सर मैंने क्या कहा, आपने इंफॉर्मेशन देना है और उसके बाद ये चीजें होगी। आ जाओ सर मेरे नोट्स पे, आ जाओ, बहुत हमने कहानियां सुन ली, एक बार नोट्स की जरा छवि देख ले, नोट्स के क्या हाल है। सर चैप्टर 2 का नोट्स वापस से। एम कैसे सर, मैनेजमेंट, आपकी कंपनी का मैनेजमेंट को रेगुलेट करेगा वो। अगर मैं कहता रेगुलेट करेगा तो आप पूछते क्या करेगा, तो मैंने बोला मैनेजमेंट को रेगुलेट करेगा। सर ये रहा सेक्शन 7, सेक्शंस याद कराऊंगा, टेंशन मतलब, पहले कॉन्सेप्ट्स ले लो। सेक्शन 7,
सेक्शन 7 सर एक बारी रीड करेंगे, सेक्शन 7 पूरा का पूरा एक बारी रीड करेंगे, सेक्शन 7 पूरा का पूरा। सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, आराम से शांति से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है, कहीं आना जाना याद रखना कुछ है नहीं, बस समझ रहे क्या, देखो ठीक है सर। इनकॉर्पोरेशन, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ना स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, 6 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है फाइल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार विद इन हुज जुरिसडिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड। जहां पे आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस प्रपोज्ड है, जहां पे आप बैठाने वाले हो, वहां का जो रजिस्ट्रार है उसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करना। क्या डॉक्यूमेंट्स है सर? पहला मोआ एवा ड्यूली साइंड बाय सब्सक्राइबर्स, जो मेमोरेंडम और आर्टिकल है। दूसरा एक, ये डिक्लेरेशन पे आते हैं, मैं जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं आपको उस सीक्वेंस में पढ़ो, पहले मेमोरेंडम और आर्टिकल हो गया। दूसरा एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस टिल आरओ इज एस्टैब्लिश्ड, जब तक आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश होता है तब तक एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस क्या होगा। तीसरा, आपको पर्टिकुलर्स देने पड़ते हैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स के और सारे डायरेक्टर्स के। क्या पर्टिकुलर्स सर? पर्टिकुलर्स मतलब नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी एंड अदर्स। और साथ साथ में आइडेंटिटी प्रूफ भी देना होता है, दोनों का, सब्सक्राइबर का भी फर्स्ट डायरेक्टर का भी, लेकिन फर्स्ट डायरेक्टर में साथ साथ में आपको डिन नंबर भी देना पड़ता है। उसके अलावा सर आपको अपने फर्स्ट डायरेक्टर से रिलेटेड उनका इंटरेस्ट और कंसेंट बताना पड़ता है, इंटरेस्ट कौन कौन से फॉर्म में रखते हैं और कंसेंट कहां कहां पे। तो सर पहला आपने याद किया मेमोरेंडम, दूसरा आपने याद किया एड्रेस, तीसरा आपने याद किया पर्टिकुलर्स, दोनों का पर्टिकुलर्स, और डायरेक्टर से रिलेटेड आपको याद आया इंटरेस्ट और कंसेंट बताना पड़ता है, ये बीच वाली लाइन में था। सर एक बात बताऊं क्या, एक बहुत अच्छी बात बताऊं, आप ना जब पढ़ते हो ना तो नोट्स की तरफ देखते रहा करो, तो उससे क्या होता है ना, आपका एक विजुअल इमेज बनता है। जब आप एग्जाम में देखोगे ना तो आपको याद आ जाएगा, एक डब्बा तो था, ऊपर 3, नीचे 3 और लास्ट में एक लाइन था, बीच वाले 3 में पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स और कुछ उससे रिलेटेड पॉइंट था, ऊपर पहला वाला पॉइंट मेमोरेंडम का था और आखिरी राइट साइड में एड्रेस का था, बीच में कुछ और था। तो बीच में डिक्लेरेशन था और लास्ट में भी डिक्लेरेशन था। क्या डिक्लेरेशन था? डिक्लेरेशन क्या था? डिक्लेरेशन क्या था? डिक्लेरेशन ये था, डिक्लेरेशन that requirement of the acts or rules with related to incorporation is complied with, जितना भी incorporation का compliance है वो हो गया है। Advocate CA cost accountant CS in practice engaged in formation of the company and person named in article of association, जैसे कि डायरेक्टर, मैनेजर और अदर सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी हो गई। मतलब सर ये दो लोगों को डिक्लेरेशन देना पड़ता है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है डिक्लेरेशन कौन करता है। डिक्लेरेशन बाय, पहला आपका जो कंपनी फॉर्मेट फॉर्म कर रहा है, दूसरा जो लोग एंगेज, जिनका नाम एओए में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सर एक लास्ट डिक्लेरेशन आपको देना पड़ता है फॉर ईच सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर, दैट पहला, ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस विद रिस्पेक्ट टू प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। सर कंपनी का ना 3 स्टेप होता है, कंपनी का 3 स्टेप होता है, प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट। जैसे कि अगर मैं रैंकर्स वे की बात करूं तो अभी हम प्रमोशन स्टेज पे, प्रमोशन स्टेज पे मतलब हम सोच रहे हैं कैसे करना है, क्या करना है, कौन बंदा शेयर होल्डर बनेगा, कौन डायरेक्टर बनेगा, हम थोड़ा सा ना दिमाग में सारी चीजें अलाइन कर रहे हैं। जब प्रमोशन वाला काम हो जाएगा हम फॉर्मेशन करेंगे, मतलब हम एक्चुअल में आरओसी के पास जाकर के फाइलिंग करेंगे और कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन करेंगे, और जब कंपनी बन जाएगी तो उसको मैनेज करेंगे। ये 3 स्टेप होता है सर पीएफएम। तो उस तरीके से यहां पे आपको यह बताना पड़ेगा कि कभी भी आप प्रमोशन से, फॉर्मेशन से या मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी भी ऑफेंस के लिए आप कन्विक्ट नहीं हुए हो, ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस। दूसरा, दैट ही हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड और मिसफिएसेंस, फ्रॉड और मिसफिएसेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी। सर फ्रॉड, मिसफिएसेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ये भी तीनों शब्द है जो एक साथ जाता है। फ्रॉड, मिसफिएसेंस, मिसफिएसेंस मतलब वैसे ही आपने कोई कांड ना किया हो, कांड गलत नहीं सुनना बेटा, कांड के, ठीक है, आपने कोई कांड ना कुछ किया हो, और लास्ट में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या ब्रीच ऑफ ड्यूटी कि तुमने अपना काम नहीं किया है टू एनी ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 इयर्स। ये जो आपका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और गिल्टी वाला पॉइंट है, ये सिर्फ पिछले 5 साल का देखेंगे, मतलब आपने 10 साल पहले फ्रॉड किया था, तो 10 साल पहले फ्रॉड किया था तो चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा, ऑल डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन कंटेन करेक्ट, कंप्लीट एंड ट्रू इंफॉर्मेशन टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड बिलीफ। ऑल डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन कंटेन्स करेक्ट, कंप्लीट, मतलब जो भी आप दे रहे हो वो सही सही दे रहे हो। ये 3 चीजें आपको डिक्लेयर करके देनी पड़ती है अपने डिक्लेरेशन में। ये सारी चीजें आप फाइल करते हो। सर इतना बार रिपीट कर रहा हूं, ये कहां से फास्ट ट्रैक क्लास हो गया, कहां से? रेगुलर ही है सर, पर याद तो कर लो कम से कम। अब सर सुनो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको इशू करना होगा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करना पड़े। सर हम तो सही सुनते हैं पर आप ही डबल मीनिंग दे देते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और उसके साथ साथ आपको एक सिन नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ इन कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर भी एलोकेट होगा। अब सर ये एक पॉइंट है जो मैंने आपको बताया नहीं था, कंपनी शेल मेंटेन एंड प्रिजर्व एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एज ओरिजिनली फाइल्ड अंटिल बाय इट अंटिल डिसोल्यूशन। मतलब सर ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल किए थे ना, ये सारा का डॉक्यूमेंट्स आप प्रिजर्व करोगे। प्रिजर्व करोगे मतलब क्या, अपने पास बचा के रखोगे। कब से कब तक सर, जब से आपने फाइल किया उस दिन से लेकर के कंपनी बन जाने के बाद, जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती। डिसॉल्व मतलब क्या, जब तक कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं हो जाता, ये समझ लो, तब तक आपको ये सारा डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा। उसके बाद सर अगर कोई फॉल्स या इंफॉर्मेशन दिया है, या आपने कोई इंफॉर्मेशन सप्रेस करने की कोशिश की है और उस समय तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी, तो आप लायबल हो गए 447 के अंडर। लेकिन अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, उसके बाद ये प्रूफ होता है कि आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया, ये सप्रेस करने की कोशिश की, तो सबसे पहले तो सारे के सारे लोग 447 में लायबल होते हैं, ये तो मैंने बोला ही था। उसके बाद ट्राइब्यूनल ये ऑर्डर पास करता है, जिसको मैंने कहा मिस्टर लो। एक बार ये पांचों पॉइंट पढ़ो, एक बार पांचों पॉइंट पढ़ो, एक बार पांचों पॉइंट के लैंग्वेज पढ़ो। सर मैं भी चुपचाप पढ़ रहा हूं, एक बार आराम से लैंग्वेज पढ़ो। सर ऑर्डर कौन पास कर रहे हैं, ट्राइब्यूनल। कब पास कर रहे हैं, जब उसको कोई एप्लीकेशन गया है। क्या ऑर्डर पास कर रहे हैं, सबसे पहले वो कंपनी के मैनेजमेंट को रेगुलेट करने का ऑर्डर पास कर सकता है, और साथ साथ में उनके मुआ को चेंज करने की भी बात कर सकता है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में चेंज करना सही लगता है तो। उसके बाद लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, रिमूवल फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज भी बोल सकता है, वाइंडिंग अप भी बोल सकता है, और अदर ऑर्डर्स भी बोल सकता है। लेकिन बेटा कोई भी ऑर्डर पास करोगे ना, उसके पहले, प्रायर टू सच ऑर्डर्स, आपको एक ऊब देना पड़ेगा। क्या कहा मैंने, ऊब, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सर ऊब अपनी जिंदगी में इतनी बार आता है ना कि ऊब लिखना ही पड़ा। आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, ऊब देना पड़ेगा आपको। और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कंपनी ने क्या क्या ट्रांजैक्शन किया है। ऊब मतलब क्या, अरे यार ऊब मतलब क्या, अगर मान लो मैं मुस्कान को अपनी क्लास से निकाल देता हूं कि मुस्कान तुम ना जबरदस्ती स्पैम किए जा रहे हो, मैं तुमको क्लास से निकाल रहा हूं, तो क्लास से निकालने के पहले मेरे को एक ऊब देना पड़ेगा मुस्कान को। मुस्कान तुमको मैं ऊब दे रहा हूं, तुम बोलो कि तुमने क्यों ये स्पैम किया, तो वो कहेगी कि सर सॉरी, मेरे को तो ना, मैं टाइप कर रही थी यहाँ पे, मेरे को स्क्रीन पे मेरे दिख ही नहीं रहा था, तो मेरे को लग रहा था जा ही नहीं रहा है, तो मैं बार बार भेजे जा रही थी, मेरे को पता ही नहीं था स्पैम हो रहा है। तो उस केस में बोलूंगा अच्छा अच्छा फिर ठीक है रहने दो। तो सर इसको कहते हैं ऊब। ऊब मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है। अब सर लास्ट में इन्होंने कुछ लिखा है, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सर आजकल ना कंपनी इनकॉर्पोरेट करने, पहले के जमाने में क्या, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए ना एक फॉर्म ये भरो, एक फॉर्म ये भरो, एक फॉर्म ये भरो, ऐसे 100 फॉर्म भरने होते थे। अब इन्होंने सिंपल कर दिया, एक सिंपल फॉर्म बनाया, उसका नाम भी क्या मसालेदार रखा है, कहते हैं स्पाइस। क्या नाम रखा, कहते हैं स्पाइस, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। स्पाइस क्या, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। एक फॉर्म है सर, उसमें 4-5 पार्ट्स होते हैं, वहां पे अलग 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 इंफॉर्मेशन डालो, उसको अप्लाई करो, ऑनलाइन आपका ऑनलाइन के ऑनलाइन कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसको कहते हैं सर स्पाइस फॉर्म फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एक ही काम किया है सर आज तक इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यही काम किया है, बस स्पाइस फॉर्म बनाया है। एमसीए हैज नाउ सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग द फॉर्म्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी थ्रू स्पाइस। ये नॉट नहीं होगा, ये होगा नाउ। इसका लो फोटो खींचो, तो खींच मेरी फोटो, इसका हो जाएगा नाउ। समझे सर, चलो 7:03 हो रहे हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आने के बाद हम देखेंगे रिलायंस का मुआ और हुआ, हुआ और मुआ। ठीक है, ब्रेक 7:03 हो रहे हैं, हम आपसे 7:15 पे मिलेंगे, 12 मिनट का ब्रेक है। सी यू।